यस सर। हुआ? ओके ओके सर, ठीक है। चलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू सर। सर ये क्लास न्यू क्लास है बेसिकली, इतना बोल सकता हूँ मैं कि ये जो सब्जेक्ट्स है, ये सब्जेक्ट आप लोग बेसिकली इसका अगर मैं ओवरऑल नाम बोलूँ तो बेसिकली ये जनरल लॉ का पार्ट है, ठीक है। जूरिस्प्रूडेंस एंड जनरल लॉ, मतलब ये जो सब्जेक्ट है आप लोगों को जो आज मैं क्लास में दिया, ऐसे एंट्रेंस में, सीएस एंट्रेंस में इसको जस्ट लीगल एप्टीट्यूड के अंदर बताया जाता है। बट जब मैं इसी चीज़ को आप एग्जीक्यूटिव लेवल में आते हो तब इसको एक सब्जेक्ट के अंदर नाम लिया जाता है सर, दैट इज जूरिस्प्रूडेंस, ठीक है, जूरिस्प्रूडेंस एंड जनरल लॉ। तो आज मैं एक ऐसा टॉपिक में बात करूंगा जो मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि लॉ का बेस है सर। मतलब ये जो हमारा देश बना हुआ है ना सर, जो हमारा कंट्री बना हुआ है, ये कंट्री एक कॉन्सेप्ट में चलता है। इस कंट्री का कॉन्सेप्ट क्या है सर? हाँ सर, ऐसे पुराने ज़माने में जैसे गीता, हाँ कॉन्स्टिट्यूशन, वेरी गुड सर। पुराने ज़माने में जैसे होता था ना कि जब बहुत पुराना टाइम था तो उस टाइम पे जो सोशल मैटर्स हुआ करता था वो वेद में लिखा होता था। आई होप आप लोग वेद के बारे में सुने होंगे। जो जो भारत का जो कॉन्सेप्ट है वो वेद में मैटर्स लिखा होता था, फिर उसको फॉलो करके समाज चलता था, ठीक है। फिर समय के साथ साथ काफ़ी सारा चीज़ें बदल गया। तो अभी जो मॉडर्न वर्ल्ड बना है, ये जो मॉडर्न वर्ल्ड बना है, ये मॉडर्न वर्ल्ड, मॉडर्न आई डोंट नो किस एंगल से मॉडर्न है, बट मॉडर्न तो है, जो भी है रिसेंटली जो है वो मॉडर्न है। तो कहने का मतलब ये है कि ये मॉडर्न वर्ल्ड किसके आधार पे बना हुआ है सर? कॉन्स्टिट्यूशंस के आधार पे बना हुआ है। गुड मॉर्निंग तथा तथा आवाज 25। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर, मॉर्निंग। तो बेसिकली आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करेंगे सर, वही मैं इतना देर से बात कर रहा था। तो मज़ा आएगा सर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। आप लोगों को कुछ चीज़ें पता है, मुझे पता है, किसी किसी को तो अच्छे से पता होगा। पता जिसको है वो थोड़ा सा रिकॉल कर लो, और जिनको पता नहीं है वो एकदम प्यार से धीरे धीरे एक एक बात को समझो सर। आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग फील होगा कि ये जो कंट्री है, इस कंट्री का रूल्स क्या है, आप हमारे लिए क्या रूल बनाया गया है, ठीक है, आपका क्या हक है, दूसरे किसी का क्या हक है, ये हक आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अधिकार मतलब कॉन्स्टिट्यूशन समझोगे, एक्चुअली जानते हो ना, सबको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में नॉलेज होना चाहिए, सबको। चाहे आप लॉ के स्टूडेंट्स हो, चाहे आप सीएस के स्टूडेंट्स हो या ना हो, चाहे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट पढ़ते हो या ना हो, बट कॉन्स्टिट्यूशन का नॉलेज सबको होना चाहिए। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता होना जरूरी है कि भाई हमारा जो कंट्री है, ये कंट्री चलता किस बेसिस पे है ना, यहाँ पर क्या बोला हुआ है, इसका बेसिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या है, बेसिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। ज़्यादा डिटेल्स में जानना सबके लिए ज़रूरी नहीं है, बट कम से कम बेसिक लॉ जो है वो सबको जानना ज़रूरी है। अगर जो लॉ नहीं पढ़ता है तो ज़रूरी है क्या क्या सर उसे भी जानना पड़ेगा? हाँ सर, संविधान क्या है ये जानना ज़रूरी है। तो चलो वही बात करेंगे। मैं आपसे बात करता हूँ, आपके पास जो नॉलेज है उसको आप एनहांस करो, और जिसको पता नहीं है वो एकदम न्यूली कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानो, संविधान को जानो और दूसरे को भी समझाओ। ये इस कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव मुझे लगता है, ठीक है सर। ओके चलो, मैं आप लोगों के साथ एक एक करके मैटर को शेयर करता हूँ, आप सुनते जाओ स्टोरी, फिर बातचीत भी करते जाते हैं सर हम लोग क्लास में, आप लोगों को पता है। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, जस्ट एक बार देख लो सर आप लोग। दे रहा है क्या स्क्रीन सर? यस सर। यस। ये बेसिकली सीएस एंट्रेंस लेवल में लीगल एप्टीट्यूड के अंदर भी है, और जूरिस्प्रूडेंस जो एग्जीक्यूटिव लेवल में है सीएस का, वहाँ पर भी इसका डिटेल्स है। बाकी सीएमए में भी इसके बारे में फाइनल लेवल में बोला जाता है। तो चलो सर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करते हैं। तो ये रहा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ओवरऑल एक डिटेल्स, ठीक है, समरी टाइप में ही है, बट जितना मेन मेन डिटेल्स है वो आपसे मैं ज़रूर अभी बात करूँगा, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दिख रहा है ना? ज्योति तथा रोशनी सभी को पूछ रहा हूँ, दिखाई दे रहा है? यस सर। यस सर। है ना। तो देखो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल मतलब इंट्रोडक्शन लेवल में कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्या कहा गया है, ठीक है, ध्यान से सुनो। एक एक लाइन बहुत कीमती है। आप लोगों को ऐसा फील होगा कि सर क्या चल रहा है, समझ में नहीं आएगा, बट 2 मिनट बाद आपको समझ में आ जाएगा कि चल क्या रहा है, ठीक है। देखो सर क्या लिखता है सर, वी दी पीपल ऑफ इंडिया। ये चीज़ आप लोग बचपन में, ये जो कॉन्सेप्ट अभी प्रीएम्बल बता रहे सर, कोई भी गवर्नमेंट स्कूल का किताब ओपन कर लो, अगर कोई भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हो या फिर गवर्नमेंट का पब्लिश किया हुआ किताब पढ़े हो बचपन में,
पढ़े हो सर? को मैक्सिमम सब आजकल मिशनरीज प्राइवेटाइज स्कूल में पढ़ते हैं, उसकी किताब में तो मुझे दिखता नहीं है, बट जो गवर्नमेंट ऑथराइज किताब होते हैं, बुक्स होते हैं, उसके स्टार्टिंग में ये चीज़ लिखा होता है। ये बंगाली में लिखा होता है, हिंदी में लिखा होता है, इंग्लिश में भी लिखा होता है। देखा है कभी आप लोगों ने? ये जो बात मैं अभी आपसे करने जा रहा हूँ, ये कॉन्स्टिट्यूशन सभी किताब के सामने लिखा होता है, कभी कोई पढ़ता नहीं है। क्या आप लोगों ने देखा कभी? हाँ सर, नॉर्मली गवर्नमेंट ऑथर मतलब पब्लिश किताब में ये लिखा होता है, देखा सर? हाँ सर, छिलो। यस सर, था। ठीक है, तो क्या था? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India. We the people of India having solemnly resolved to constitute India. Solemnly मतलब कॉन्सेप्ट क्या है? solemnly मतलब एकदम अपने दिल के अंदर से, ठीक है? इन सिंपल और बहुत प्योर बंगाली में बोलूँ तो ऐसे बोलते हैं सर, या फिर हिंदी में भी बोलते हैं आंतरिक। आंतरिक समझते हो ना सर? मतलब एकदम अंदर आत्मा से इंडिया को बनाने का चाहत रखता हूँ, ठीक है? वी दी पीपल ऑफ, ऐसे शपथ लेते हैं ना सर, ऐसे शपथ लेते हैं, वी दी पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया, अंदर से अपने देश को बनाने का शपथ ले रहे हैं सर, इनटू अ सोवेरिन स्टेट, इनटू सोवेरिन सोशलिस्ट। क्या क्या बता रहे हैं देखो सर ध्यान से, संपत स्नेश, देखो सर कैसे भारत बनाना चाहते हैं हम लोग, सोवेरिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ठीक है सर, लेकिन सर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं आप लोगों को, हर एक का एक अलग अलग मतलब होता है। सोवेरिन का मतलब अलग, सोशलिस्ट का मतलब अलग, सेकुलर का मतलब अलग, और ये डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक ना बड़ा ही नजदीकी मामला है। डेमोक्रेसी और रिपब्लिक में बहुत नजदीक मतलब मैटर चलता है, बहुत ही क्लोज कॉन्सेप्ट है, बट फिर भी दोनों अलग है। ऐसे किसी को पूछो भाई डेमोक्रेसी मतलब, इन सिंपल अगर बंगाली या हिंदी करोगे तो डेमोक्रेसी का मतलब हो जाता है, कौन बताएगा आप लोगों में से? सर डेमोक्रेसी और रिपब्लिक का सिंपल क्या मतलब समझते हो? कोई बता सकते हो क्या? गणतंत्र। और रिपब्लिक मतलब? रिपब्लिक मतलब प्रजातंत्र। प्रजातंत्र। डेमोक्रेटिक मतलब गणतंत्र, और रिपब्लिक मतलब प्रजातंत्र। अब ये गणो और प्रजा मतलब जो प्रजातंत्र हिंदी में भी बोलते हैं सब, ठीक है? गणतंत्र और प्रजातंत्र, इसमें फर्क क्या है? ये समझना बहुत जरूरी लग रहा है मुझे, ठीक है? मैं बात करूंगा आप लोगों से कि बहुत थीन लाइन है, बट ये थीन लाइन आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा कि डेमोक्रेसी भी है, रिपब्लिक भी है, ठीक है? बहुत सारे कंट्री हैं हमारे वर्ल्ड में, ठीक है? कुछ जगह में रिपब्लिक होता है, जैसे कि अगर मैं आपको साउथ अफ्रीका का नाम दिखा, अगर आप कभी देखते हो तो क्या लिखा रहता है, कभी देखा आप लोगों ने? हाँ, साउथ अफ्रीका में इसे लिखा रहता है सर, साउथ अफ्रीका। देखो मैं इसको इसे जस्ट लिखा, मैं इसको दिखेगा RSA, क्या दिखेगा? RSA, रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका। देखो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, जस्ट लुक किया, ये देखो मैंने यहाँ पर जब जैसे ही लिखा, क्या दिखाई दे रहा है सर? दिख रहा है क्या आप लोगों को? रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका। मेरे को रैंडमली याद है इसलिए मैं रैंडमली दिखाया, और भी कंट्रीज हैं। तो ये रिपब्लिक है, अगर किसी कंट्री के डेमोक्रेसी लिखा रहता है तो क्या फर्क पड़ जाता है? तो ये वर्ल्ड लेवल में पॉलिटिकल सिनारियो या फिर कंट्री चलाने का जो पैटर्न है ना, या फिर वहाँ के लोगों के अंदर कितना पावर है और लोगों के अंदर कितना मतलब फैसिलिटीज दिया जाता है, वो सभी चीज़ आपको इस लाइन से समझ में आ जाएगा। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवेरिन। सोवेरिन का मतलब क्या है सर? बंगाली या हिंदी करे तो इसका मतलब होता है सर सार्वभौम, मतलब बंगाली में बोलते हैं सार्वभौमो। सार्वभौम इन द सेंस, सार्वभौम इन द सेंस की जो सबके लिए काम करता है, ठीक है? मतलब ये जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है, दिस इज फॉर ऑल, मतलब भारत के हर एक इंसान के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशन है, सभी के लिए हित में बना हुआ है। सिंपल बात है, सभी के। जैसे ये हम लोग दुर्गा पूजा करते हैं, दुर्गा पूजा करने के टाइम पे देखना, ये बंगाल में भी बहुत पॉपुलर है ये दुर्गा पूजा, इवन बाकी दूसरे स्टेट में भी उसका अपना अपना पूजा होते हैं। तो यहाँ पर होता है कि सार्वजनीन, आप लोग सुने होंगे, सार्वजनीन दुर्गोत्सव ऐसे लिखा रहता है, चंद जो चलान वगैरह काटते हैं ना चंदा का, वहां पर लिखा रहता है। देखा कि नहीं देखा आप लोग कभी? अरे ऐसे बंगाली में लिखा रहता है सार्वजनीन, मतलब हाँ मतलब सभी के लिए। लेकिन फिर भी मुझे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं बता रहा हूँ, जैसे मेरे नेटिव जहाँ हैं वहाँ पर मेरे ही घर के लोग बेसिकली दुर्गा पूजा का मतलब बोलते हैं ना सर, एकदम मतलब सब कुछ वही लोग हैं। तो मैं देखता हूँ कि बोलते हैं सार्वजनीन, बट अल्टीमेटली सार्वजनीन नहीं होता है, बस कुछ फैमिलीज एंड कुछ लोगों के बीच में ही पूजा चलते हैं, बाकी चांदा तो बहुत लोगों से कलेक्ट किया जाता है।
मतलब कहने के लिए बहुत कुछ कहा जाता है, बट अल्टीमेटली जो सार्वजनिक वाला फीलिंग होना चाहिए, जो सोवरेन फीलिंग होना चाहिए, वो फीलिंग दिखता नहीं है। तो ऐसे इंडिया में भी दिखता है आजकल। तो जो भी हो, कंट्रोवर्सी नहीं करेंगे सब, बट आपको मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि सार्वजनीन या सार्वभौम, इसका मतलब यही है कि जो सबके हित के लिए सोचा जाता है, सभी के लिए जो कॉन्सेप्ट है, दैट इज सोवेरिन। सोवेरिन का मतलब ये हो जाता है। सोशलिस्ट का मतलब सर सामाजिक, मतलब समाज जो है ना सर, हमारा जो कंट्री है ये सोशलिस्ट इस हिसाब से देखना चाहिए कि समाज में सभी लोग एक इक्वालिटीज के साथ चले। दैट इज द मीनिंग ऑफ सोशलिस्ट। जैसे कि चाइना वगैरह, रशिया वगैरह, ये कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा मान्यता देते हैं, है ना। मतलब एक्चुअली उनका जो नींव है, मतलब जो उनका बेस है, वो सोशलिज्म में है। अब इसको लेके कंट्रोवर्सी होता है सोशलिज्म में। जैसे मानो कि हमारे वेस्ट में, इंडिया में एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसका बेस भी मोस्ट प्रॉब्ली सोशलिज्म है, जितना मुझे पता है। डिटेल्स नहीं पता, मैं कभी उतना पढ़ा नहीं, बट इतना समझता हूँ। जैसे कार्ल मार्क्स का नाम आप लोग सभी कोई सुने होंगे। सीपीआईएम पार्टी का नाम सुने ना सर आप लोग? ऑल इंडिया नेशनल लेवल पार्टी है। वेस्ट बंगाल में 34 ईयर्स तक वेस्ट बंगाल में उनका शासन था, फ्रॉम 1977 टू 2011, ममता दीदी के आने से पहले तक। ये जो सीपीआईएम पार्टी है ना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ब्रैकेट में लिखा होता है मार्क्सिस्ट। क्या रे, मैं सही बोल रहा हूँ ना? तो था, अगर मेरे से कुछ गलती हो जाए तो रेक्टिफाई कर देना। तो था, मैं ठीक बोले सी हमें? सही हो। तो बाबा टच से समझ में आ रहा है सर? ये जो कार्ल मार्क्स का जो सोच है, उसमें ये सोशलिस्ट वाला कॉन्सेप्ट में मेनली कार्ल मार्क्स फॉलो करते थे कि सबके लिए, समाज में सभी के लिए एक इक्वालिटीज मेंटेन करना, जो रशिया इसी कॉन्सेप्ट में बना हुआ है। ऐसे रशिया वर्ल्ड का एक ऐसा कंट्री है सर, आप लोग रशिया के बारे में जानते हो ना सर? अरे रशिया के बारे में जानते हो? अरे कौन नहीं जानता रशिया के बारे में सर? भारत का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा रहे हो और पूरा दुनिया घुमा रहे हो। अरे नहीं सर, दुनिया नहीं घुमाना चाहता मैं, बस आपको बता रहा हूँ कि कोई कोई कंट्री है जो सिर्फ सोशलिज्म फॉलो करते हैं, कोई कंट्री है जो सिर्फ रिपब्लिक कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं, लेकिन हमारा देश इतना सारा चीज़ फॉलो करते हैं। मतलब वो ऐसे, एक बंगाली में एक बहुत फेमस एक पोएट है सर, एक पोएट्री है एक पोएट का, द्विजेंद्रलाल रॉय का। उस गाना में एक लाइन है सर बंगाली में कि আমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না কো তুমি। आई डोंट नो आप लोग कभी सुने होगी नहीं, ठीक है। सीरियसली भारत जैसा कंट्री ढूंढ लाना इस दुनिया में बहुत मुश्किल है सर, बिकॉज एक कंट्री के अंदर इतना सारा फीचर्स आपको बाकी दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगा। मतलब इवन इसके कॉन्स्टिट्यूशन भी उसी तरह का है जैसे कि यहाँ इसका कल्चरल एस्पेक्ट्स है। इसका कल्चर में जैसे बोलते हैं ना सर, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हाँ सर एग्जैक्टली इसका कॉन्स्टिट्यूशन भी कुछ इसी तरह से बना हुआ है। तो यहाँ पर आप रशिया देख सकते हो जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंट्री है, टूटने के बाद भी, टूटा है पर फिर भी बड़ा अभी भी है। तो रशिया सोशलिज्म के कॉन्सेप्ट में बनता है। चाइना का भी जो बेस है वही कॉन्सेप्ट है। अब कंट्रोवर्सी नहीं करना है, ठीक है, कि चाइना आजकल फॉलो नहीं करता, कैपिटलिज्म ही ले रहा है, दैट्स अ डिफरेंट इशू। बट इंडिया आप लोगों को दिखाई दे रहा है। तो ये इंडिया के बारे में इसका कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बहुत अच्छे से लिखा हुआ है सर। We the people of India having solemnly resolved to constitute India into sovereign socialist। सेकुलर का मतलब बोलो सर? धर्म। धर्म। धर्म या धर्म निरपेक्ष? सेकुलर का मतलब? धर्म। सेकुलर मतलब रिलीजियन या फिर धर्म मतलब धर्म निरपेक्ष, मतलब फिर रिलीजियस के बेसिस पे कंट्री नहीं बनेगा। मतलब मतलब सब कोई अपना अपना रिलीजन फॉलो कर सकता है, इतना फ्रीडम है, ठीक है। ये सेकुलर बात इसमें बाद में जुड़ा गया, ये पहले नहीं था, ठीक है। तो बेसिकली अब इसको लेके कंट्रोवर्सी हो सकता है, बट फिर से कंट्रोवर्सी नहीं करना है। तो सोवेरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। बट हाँ सर, इंडिया में बहुत सारा जाति धर्म के लोग रहते हैं, ठीक है। अगर मैं इंडिया का मेन जो पॉपुलेशन है वो मेनली हिंदुइज्म है, बहुत पुराना बात है हिंदुइज्म का, इसको सनातन धर्म भी बोलते हैं सर। बहुत ही पुराने टाइम से, मतलब आज से 5000 6000 ईयर्स बैक, जब कोई भी रिलीजियस ग्रुप, मतलब रिलीजियस कॉन्सेप्ट तो ये बना नहीं था, इंदाज वैली सिविलाइजेशंस के बगल में जो भी लोग अपना जीवन गुजारा चालू किया था, ठीक है, उन्हीं से बना था ये बेसिकली हिंदू का कॉन्सेप्ट, ठीक है। एक्चुअली फॉरेनर्स हमें ना हिंदू नहीं बोल पाता था, तो कोई कोई हमें इंदू इंदू बोलता था, स्पेशली द पीपल ऑफ ईरान। ईरान से हमारा बहुत पुराना रिश्ता है, ठीक है। ये जो अपना टाटा वगैरह है ना सर, जॉन अब्राहम वगैरह, ये सब ईरानी है, ठीक है। ऐसे इंडिया में गुजरात मुंबई में जाओ आपको पूरा ईरानी दिख जाएगा। तो ईरान के साथ हमारा रिश्ता बहुत अच्छा था। तो ईरानी लोग हमें इंदोन बोलते थे, एक्चुअली हिंदू नहीं बोल पाते थे वो लोग, कुछ लैंग्वेज बैरियर हो जाता है ना, तो दे कांट प्रोनाउंस हिंदू, ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ पर एक माउंटेन भी है पाकिस्तान में,
और अफगानिस्तान के बॉर्डर में हिंदू कुश माउंटेन, तो वो भी एक रीजन है। और यहाँ पर एक इंदस रिवर है जिसको हम लोग बंगाली में सिंधु रिवर बोलते हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट है कि जिसके कारण इंडिया के लोगों को हिंदू बोला जाता है, ठीक है। अब इसी कारण से हमारा जो कल्चर है इंडियंस का, इसको हिंदुइज्म कहा जाता है, ठीक है। फिर इसी कल्चर्स को जो लोगों ने स्प्रेड किया वो बाद में हिंदुइज्म हो गया, ठीक है। तो एग्जैक्टली अब बाद में दूसरे लोगों के देश का लोग, जैसे मानो अरबियन नेशन से जैसे इस्लाम आया, ठीक है, इंडिया में, तो इस्लाम भी इंडिया में आज भी वर्ल्ड में थर्ड हाईएस्ट पॉपुलेशन मोस्ट प्रोबेबली आफ्टर इंडोनेशिया एंड पाकिस्तान। इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट इस्लाम पॉपुलेशन इन दी वर्ल्ड, ठीक है। इंडिया के अंदर क्रिश्चियन पॉपुलेशन भी बहुत है, ठीक है। बाकी आपको बाकी जैसे सिखिज्म, जैनिज्म, सर मैं रिलीजियस का बात इसलिए कर रहा हूँ कि एक कंट्री के अंदर इतना सारा फेथ का जो मेल है आपको बाकी वर्ल्ड में इतना देखने को नहीं मिलेगा सर, देखने को नहीं मिलेगा। और यही रीजन है कि ये बात रखना जरूरी हो गया सर कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इंडिया क्या हो गया सर, सोवरेन सोशलिस्ट, सोशलिस्ट भी है, गवर्नमेंट भी चाहते हैं ना सर। जैसे चाइना का कॉन्सेप्ट है कि, रशिया का कॉन्सेप्ट है कि सबको एक सिमिलर लेवल पे देखा जाए, सबके अंदर एक इक्वलिटीज बनाया जाए, तो जो सोशलिज्म का एक बहुत बड़ा कैरेक्टर है। साथ में सेकुलरिज्म, ठीक है, कि हर कोई अपना अपना फेथ फॉलो कर सकता है, उसमें कोई पाबंदी नहीं होना चाहिए वगैरह वगैरह। सर फिर से बात करोगे आपकी, सर ये पॉलिटिकल पार्टी का आइडियोलॉजी अलग है, वो पॉलिटिकल पार्टी का आइडियोलॉजी अलग है, वो चल सकता है, वो आज का नहीं है, वो आइडियोलॉजी एक्चुअली 47 से पहले से है, ठीक है। तो लड़ाई तो चलेगा, ठीक है। अच्छा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया, जिसको लेके मैं अभी आपसे थोड़ा बात करूंगा। ऐसे आप लोगों ने दो बोला सर, एक डेमोक्रेसी का मतलब बोला मतलब गणतांत्रिक, ओके, और रिपब्लिक का मतलब आप लोगों ने बोला सर प्रजातांत्रिक, ठीक है। अब ये दोनों में फर्क क्या है, एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन, और एक बात बोला सर, हमारे देश में जितना लोग रहते हैं सबको सिक्योर करना है, एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन, ठीक है। तो सबको मतलब बेसिकली अगर इंडिया को बनाना है, अगर इंडिया को बिल्ड करना है, तो हमें इंडिया के अंदर ये सब चीजें बिल्ड करना होगा, ठीक है। इंडिया को सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक सभी चीजों में बिल्ड करना है। और टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन मतलब सभी को सेफ फीलिंग हो, सब कोई अपने कंट्री में एक मतलब सर उठा के जिए, सिंपल बात है सर, सब कोई अपने ही कंट्री में सर उठा के जिए। ऐसे होता है ना सर कभी कभी कि अपने ही कंट्री में, नॉट जस्ट अबाउट रिलीजियन मैटर नहीं है सर, रिलीजियस मैटर में तो ज्यादा कुछ नहीं है, वो कुछ पॉलिटिकल प्रोपागेंडा होता है, उसके साथ बात मत करो, वो सब नॉर्मल बात है। रिलीजियस बिलीफ के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन प्रॉब्लम जो है ना, जो समाज में जो ऊंच नीच का जो भाव है, स्पेशली मुझे जो पर्सनली लगता है, वो बेसिकली रिच क्लास के साथ लोअर मिडिल क्लास का जो भेदभाव है, ये सब में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। ठीक है, वो सब प्रॉब्लम बाद में डिस्कस करेंगे, सामाजिक बात तो चलता जाएगा। तो सभी सिटीजन को सिक्योर करना, ये एक बहुत बड़ा कैरेक्टर है। लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा डेमोक्रेसी और रिपब्लिक में फर्क बता दूं सर, क्या बोलते हो? अरे, डेमोक्रेसी और रिपब्लिक में थोड़ा फर्क देखोगे क्या? ये यूपीएससी एग्जाम में पूछा जाता है नॉर्मली, आप लोगों के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मुझे लगा कि एक बार डेमोक्रेसी और रिपब्लिक में बात कर लेना चाहिए। दिखाई दे रहा है क्या? अरे यस सर। अच्छा, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना सर हम लोग क्या सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं आज? अरे एकदम सर। थोड़ा डिफरेंट Yes, काइंड sir. ऑफ लॉ है सर, मतलब ना तो इसमें बिजनेस लॉ वाला बात हो रहा है, ना ही इसमें कंपनी लॉ वाला बात हो रहा है। ये थोड़ा अलग टाइप का लॉ है जो देश, समाज, इंसान सभी चीज को जोड़ेगा। तो थोड़ा हम लोग फ्रीली बात भी कर सकते हैं, धर्म के बारे में बात करेंगे, इंसान के बारे में बात करेंगे, इंडिविजुअल के बारे में बात करेंगे, कंट्रोवर्शियल बात भी कभी कभी कर लेंगे, क्लास है इतना तो बनता है। तो मेजर डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेसी एंड रिपब्लिक, सर जैसे कि अगर मैं डेमोक्रेसी और रिपब्लिक में कुछ पॉइंट में आपसे बात करूं, जैसे ये एथेनियन डेमोक्रेसी इन ग्रीस, ये बेसिकली ग्रीस में मिला था, ठीक है, मतलब रिसेंट हिस्ट्री में लास्ट 500-1000 ईयर्स के अंदर अगर मैं बात करूं, तो ये एथेंस ग्रीस में डेमोक्रेसी के बारे में देखा गया था, ठीक है। लेकिन एक्चुअली ये सब प्रूव हमारे देश का प्रूव तो है ना, उसमें किताब जो लिखा हुआ था वो सब किताब अभी है नहीं। मैं आपको क्या बताऊं, आपको मुझे खराब लगता है हर बात में वेस्टर्न नेशंस का, मेरे को पर्सनली बहुत प्रॉब्लम होता है, बिकॉज हम लोग अपना हिस्ट्री को कहीं पर बताते नहीं है, हर बात में एथेंस में क्या हुआ था, रोम में क्या हुआ था, रशिया में क्या हुआ था, वही अपने अंदर झांक के कभी देखा है क्या कोई किसी ने? तो जब भी मुझे ऐसा देखने को मिलता है ना, पढ़ाना पड़ता है मुझे, बिकॉज मैं भी कुछ चीजें सिलेबस में बांधा हुआ हूँ कि मुझे भी आपको वही बताना पड़ेगा जो किताब में रिसेंटली लिखा हुआ है। जैसे अगर मैं आपको डेमोक्रेसी का बात करूँ ना, तो इंडिया का फर्स्ट डेमोक्रेसी कहाँ था, कोई बता सकते हैं सर? इंडिया का पहला डेमोक्रेसी जहां पर राजा नहीं होता था, पब्लिक चूज करता था कि
कौन राजा बनेगा, और पब्लिक वोट देके उसको चूज करता था। इंडिया का फर्स्ट डेमोक्रेसी किस शहर में होता था? आज भी वो शहर है सर, बट उसका जो पुराना शहर है वो समुद्र के नीचे चला गया। एक हिंट दे दिया आपको, आपको एक हिंट दे दिया सर। जो पुराना शहर है वो समुद्र के नीचे चला गया, जो वर्ल्ड का पहला डेमोक्रेसी माना जाता है। आज का बात नहीं है सर, आई थिंक 5000 ईयर्स एगो, 5000 ईयर्स एगो। सर मोहनजोदड़ो। नहीं सर, मोहनजोदड़ो उसके बाद है, मोहनजोदड़ो उसके बाद बना है, मोहनजोदड़ो से भी पहले, मोहनजोदड़ो से भी पहले। वर्ल्ड का फर्स्ट डेमोक्रेसी कहाँ पर था, कौन से सिटी में था? इसको बहुत लोग आजकल सर बेसिकली हिस्ट्री नहीं बोलते हैं, इसको माइथोलॉजी कर देते हैं। फिर सीरियसली सर प्रूफ मिला है, नासा भी प्रूव करके दिखाया है, नासा भी प्रूफ दिया है कि वो सिटी आज भी है, बट अभी पानी के नीचे है। सिटी का नाम बताओ सर। और एक हिंट दूं सर, सर भारत में जो हम लोग धाम यात्रा करते हैं ना, जैसे ईस्ट में पूरी, साउथ में रामेश्वरम, नॉर्थ में केदारनाथ, ठीक है, उसी में से एक पार्ट है जिसका नाम मैंने नहीं लिया। अभी तो बता दो सर। पूरी जगन्नाथ, दक्षिण में रामेश्वरम, उत्तर में केदारनाथ, और पश्चिम में वाराणसी। पश्चिम में द्वारका सर, द्वारका। दिस इज द होली प्लेस सर। किसका राजधानी था पता है सर आप लोगों को? किसका कैपिटल था द्वारका? किसने बनाया था द्वारका? द्वारिका, मतलब एक्चुअली संस्कृत में प्रोनाउंसिएशन होता है सर द्वारिका, हिंदी में बोलते हैं द्वारका, ठीक है। पुराने जमाने में द्वारिका कहा जाता था। आप इसका डिटेल्स कर सकते थे। एंशिएंट सिटी इन द नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन स्टेट, इट इज नोन एज द हिंदू पिलग्रिमेज स्टेट। और ये भी प्रूफ मिला है सर कि ये श्री कृष्ण भगवान का, मतलब जिसको हम लोग कृष्ण भगवान बोलते हैं, कृष्ण जी का बना हुआ शहर है ये। जो इसका जो मेन सिटी है वो समंदर के नीचे चला गया सर। ये एकदम सर अरेबियन सी के एकदम इसमें लग रहा है सर, अरेबियन सी इसमें। तो ये आपका मोस्ट प्रॉब्ली द्वारिका का जो टेम्पल्स वगैरह है, ये टेम्पल्स यहाँ पर बहुत सारा मिलेगा आपको, ठीक है। समुद्र के बगल में बहुत सारा टेम्पल्स हैं। ये इसका जो सिटी है, अगर आप लोग रिसर्च करना चाहते हो तो रिसर्च कर सकते हो कि ये सिटी समुद्र के नीचे मिल गया है सर, ठीक है। पुराना जो शहर है ये समुद्र नीचे मिला है। तो ये वर्ल्ड का फर्स्ट गूगल में डेमोक्रेसी। फोटोज दिखता है सर, हाँ बोलो सर। गूगल में फोटोज दिखता है जो पानी के नीचे है। यस सर, दिखता है सर, ठीक है, आपको दिख भी जाएगा। मतलब ये पानी के नीचे इसका जो द्वारिका देश है। हम लोग तो हर चीज को क्या बोल दिए सर, हिस्ट्री में प्रूव करने का कोशिश भी नहीं की अपने बारे में, सबको बोल दिए पौराणिक चीजें हैं, होगा कभी, मीथ है, माइथोलॉजी का नाम दे दिए। खराब लगता है, चेंज करना चाहिए ये सब चीजें, अपनी चीज सर। लेकिन अच्छा चलो सर, अभी द्वारिका देख लिए, लेकिन और एक जगह के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, डेमोक्रेसी का, जहां पर पब्लिक चूज करता था। हाँ एक चीज आपको बता दो, ये द्वारिका का দাদা जो, हाँ बोलो सर। বলছি গুগলে তোমার বৈশালী দেখাচ্ছে, ওয়ার্ল্ডস ফার্স্ট ডেমোক্রেসি। अब वो देखो तो थोड़ा सा डेटा में चेंजेस हो सकता है, ठीक है। वैशाली भी है जो गौतम बुद्ध के टाइम पे, वैशाली जो आज के पटना में है, ठीक है, ठीक है। मैं गूगल के हिसाब से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको हिस्ट्री के हिसाब से बात कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे इसका, इस जगह का जो राजा हुआ करता था वो आपका कृष्ण, और उसका जो भाई बलराम, आप लोग नाम सुने होंगे, ठीक है। तो बलराम जी राजा थे, बट उसको पब्लिक चूज करता था। ये आपको पुरानी कहानी हिस्ट्री में पता चलेगा अगर आप पता करोगे। बाद में वैशाली वगैरह तो उसके बाद, गौतम बुद्धा तो और भी बाद में ना सर। गौतम बुद्धा आपका चंद्रगुप्त मौर्य से, अशोका के से थोड़ा सा पहले। तो उसी के बारे में अभी मैं बात करने जा रहा हूँ कि ऐसा एक मतलब राजा, मतलब राजधानी का नाम मैं बता सकता हूँ। जैसे एक था आपका वैशाली, जैसे आप बोले ना, वैसे ही एक था अपना कलिंग। कलिंग मतलब सर कौन बता सकते हो? कलिंग मतलब, कलिंग मतलब बताओ कौन सा जगह को कलिंग बोलते हैं? जैसे वैशाली आपने बोला ना, तो पटना का जो पुराना नाम है वो वैशाली था, ठीक है। तो वहां पर भी डेमोक्रेसी था, बहुत फेमस, वैशाली का जो राजा था। और एक कलिंग, दैट इज आपका उड़ीसा। उड़ीसा भी वर्ल्ड का पहला डेमोक्रेसी था। सम्राट अशोका का ये वाला कहानी तो आप लोग सुने होंगे कि सम्राट अशोका पूरा भारत को चाणक्य के लीडरशिप में एक करना चाहता था, वन इंडिया, पूरा भारत को एक छत्र के नीचे। तो उसको करने में एक ही स्टेट, मतलब बेसिकली सबसे बड़ा प्रॉब्लम कर रहा था, दैट इज कलिंग। बिकॉज कलिंग किसी राजा के अंडर में रहना पसंद नहीं कर रहा था। कलिंग का मानना था कि हमारा राजा वो होगा जिसको पब्लिक चूज करेगा, कोई डिनेस्टी नहीं। तो इसके कारण भारत में प्रॉब्लम हो रहा था कि भारत को एक सूत्र में नहीं बांधा जा पा रहा था।
और चाणक्य का ये प्रॉब्लम, मतलब चाणक्य बेसिकली ये चाहता था कि अगर इंडिया को सिक्योर करना है फॉरेन अटैक से, अलेक्जेंडर अटैक किया था ना सर इंडिया को, और चाणक्य उसको भगाया था सर यहाँ से झीलम के बगल से। ये सब कहानी शायद आप लोग सुने होंगे, ये तो हिस्ट्री है, ठीक है। अगर कृष्ण वाला बात अगर हिस्ट्री नहीं है तो फिर ये तो हिस्ट्री है, ठीक है। तो चाणक्य ने पूरा भारत को एक करने के लिए अशोका को बोला था, सम्राट अशोका, जिसके ऊपर आज का देश में अशोक चक्र, अशोक स्तंभ, सब कुछ उन्हीं के नाम पे इंडिया में आज के डेट में दिखता है। तो सम्राट अशोका को ये बोला गया था कि आप पूरा भारत को वन नेशन बनाओ। तो ओडिशा का प्रॉब्लम था, तो ओडिशा के सबसे पहले देखो पॉलिटिकल उस दिनों में रिलेशनशिप बनता था कि पॉलिटिकल रिलेशनशिप ऐसे बनता था कि वहाँ का जो मतलब क्वीन होगा या फिर क्वीन के जो बेटी होंगे उनके साथ शादी करा। तो अशोका के साथ कलिंगा का जो डॉटर थे, मतलब कलिंगा किंग का, तो उन डॉटर के साथ शादी भी कराया था। नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, आप लोग शायद जानते होंगे कोई कोई। तो लेकिन सर बाद में उनका जो बेटी है, मतलब जो अशोका के साथ उनका शादी हुआ था, फिर भी वो अपने राज्य के लिए, मतलब कलिंग के लिए उड़ीसा के तरफ से वो लड़ाई लड़ा अशोका के खिलाफ। और कलिंग रिवर जो आज भी आपको दिख जाएगा कहाँ पर, जो अगर कभी भी उड़ीसा घूमने जाते हो तो एक बहुत फेमस एरिया आता है, क्या नाम है जगह का, बताओ ना सर, बहुत फेमस है उड़ीसा में, जहाँ पर एक स्तूप है अशोका का बना हुआ, शांति स्तूपा, क्या नाम है जगह का, धवलगिरी। अरे ये रिवर पूरा लाल कर दिया था, ये पूरा रिवर लाल कर दिया था, यहाँ पर कहीं पर होगा, ठीक है, अभी मुझे दिख नहीं रहा है। धवल शांति स्तूपा, आप शांति स्तूपा सर्च करोगे ना आपको दिख जाएगा। सर ये सब बातें क्यों कर रहा हूँ जानते हो, बिकॉज ये सब बातें इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज ये शांति स्तूपा इसलिए बना था डेमोक्रेसी बनाने के लिए। मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है ऐसा? हाँ, भुवनेश्वर शांति स्तूपा, भुवनेश्वर धौली, धौली के पास है, धौली शांति स्तूपा ये वाला। बहुत लोग घूमने जाते होंगे, इसके बगल में एक रिवर गया है, उस रिवर का नाम धौली है मोस्ट प्रोबेबली, या दया रिवर है, दया रिवर, ठीक है। ये रिवर दिख रहा है सर आपको, ठीक है, इस साइड में रिवर, ये रिवर दिख रहा है ना, क्या रे, अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ सर, है ना, तो ये ये चीज़ क्यों, आप- हाँ यस, बहुत लोग घूमने जाते हैं सर, आई नो, लेकिन क्या आपकी इसके पीछे का डेमोक्रेसी का हिस्ट्री पता है आपको कि ये सब चीजें क्यों किया था अशोका ने? पूरा ये रिवर बोला जाता है कि पूरा रक्त रंजित हो गया था, सिर्फ लाशों और लाश, क्योंकि उड़ीसा मान नहीं रहा था और चाणक्य अलेक्जेंडर को रोकने के लिए इंडिया को बांधना जरूरी था, अदरवाइज मतलब अलेक्जेंडर को रोकना नामुमकिन था, जो पूरा पूरा दुनिया पे विजय ले लिया था, बस भारत ही एक बाकी था। तो अशोका ने और चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे ये चीज बार बार अटैक हो रहा था, और अगर एक बार अलेक्जेंडर घुस जाते तो मुश्किल होता, तो उसके लिए इंडिया को एक होना जरूरी था। तो लेकिन कलिंग नहीं मान रहा था बिकॉज वो डेमोक्रेसी था, वो किसी राजा के अंडर पे आना नहीं चाह रहा था। तो ये सब बातें क्या बोलूं सर आपको, आज ये सब चीज लॉ ऐसे नहीं बनता है सर, अगर आप लॉ को समझना चाहोगे ना, इसके अंदर का मतलब जो मैटर है अगर जानना कोशिश करोगे ना, आपको लॉ इतना अच्छा लगेगा। ये तो जानते ही हो ये सिंह क्यों क्यों है अशोका का बना हुआ, तो ऐसे बहुत जगह में दिखेगा आपको, नॉट जस्ट इन उड़ीसा। आपको वैशाली में जाओगे तो वैशाली में भी आपको दिख जाएगा, जो अब रोशनी मुझे बता रही थी ना वैशाली के बारे में। हाँ रोशनी, है। हाँ वहाँ पर भी दिखेगा। तो आई होप सर आपको समझ में आ रहा है। तो अभी चलो देख लेते हैं 2 मिनट, सर हिस्ट्री थोड़ा बोल दिए बिकॉज मुझे लगा कि बताना चाहिए। तो डेमोक्रेसी एंड रिपब्लिक के अंदर का रेफरेंस देखो, ये ग्रीस में दिखा था मॉडर्न डे में, और रिपब्लिक के बारे में एग्जाम्पल ऑफ रिपब्लिक इज रोमन रिपब्लिक, ठीक है, 510 BC से 27 BC, ठीक है। देर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, direct democracy, representative democracy, constitutional democracy. Our 5 types of republics are constitutional republic, parliamentary republic, presidential republic, फेडरल रिपब्लिक। इसमें कुछ चीजें आज बात करेंगे भारत के बारे में, ठीक है। इसका पूरा डिटेल्स नोट्स मैं आपको दूंगा, बट आपको एक मेन चीज मैं आपको बताता हूँ। देखो ये वाला बात देखो, द डेमोक्रेसी, इन डेमोक्रेसी द पावर इज इन द हैंड्स ऑफ पीपल, बट सर रिपब्लिक में क्या पीपल के हाथ में नहीं होता? यस सर, इन रिपब्लिक पावर इज इन द हैंड्स ऑफ इंडिविजुअल सिटीजन। फर्क देखो सर, इसमें पीपल एक साथ और इसमें इंडिविजुअल सिटीजन के पास भी पावर होता है। इन ए डेमोक्रेटिक सिस्टम लॉज आर मेड बाय द मेजोरिटी, डेमोक्रेटिक सिस्टम में लॉ बनाते हैं मेजोरिटी, बट इन द रिपब्लिक सिस्टम लॉज आर मेड बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। आपको बात समझ में आ रहा है? जिसको हम बना के भेजते हैं, MP MLA टाइप का जो हमारे देश में चलता है,
In a democracy, the will of the majority has the right to override the existing rights. मतलब currently जो अधिकार है डेमोक्रेसी में क्या है, अगर मेजोरिटी का कुछ इच्छाएं हैं उसको ओवरराइड करने का हक है एग्जिस्टिंग राइट्स को. इन अ डेमोक्रेसी द विल ऑफ द मेजोरिटी हैज द राइट टू ओवरराइड द एग्जिस्टिंग राइट. मेजोरिटी अगर किसी मैटर को चेंज करना चाहेगा तो चेंज कर सकता है. बट इन ए रिपब्लिक सिस्टम द विल ऑफ द मेजोरिटी कैन नॉट बी ओवररिडन सिंस constitution will protect those rights. A country can have more than one type of democracy. A country can have more than one type of republic also. In a democracy, there are no constraints in the government, but in a republic, there are constraints on the government. In a democracy, the main focus is the general will of the people. Democracy में public का जो will है उसी में ज़्यादा focus किया जाता है, but in a republic, the main focus is on the constitution. सर कुछ समझ में आया सर? हेलो सर. बोलो सर बोलो. सर डेमोक्रेसी कैन आल्सो बी अ रिपब्लिक. हाँ हाँ डेमोक्रेसी একটা ডেমোক্রেসি রিপাবলিকও তো হতে পারে, মানে একসাথে রিপাবলিকও হতে পারে. ऑब्वियसली इंडिया तो अच्छी. इंडिया एक साथ डेमोक्रेसी भी है रिपब्लिक भी है. इंडिया को डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक दोनों बनाया गया है. मतलब यहाँ पर पब्लिक के हाथ भी पावर है और कॉन्स्टिट्यूशन के हाथ भी पावर है. बट सर वही ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है. वर्ल्ड में इतना बड़ा संविधान और नहीं है. और दूसरा बड़ा बात कि सर ये बड़ा बड़ा मुश्किल का भी है हमारा देश का कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज इतना बड़ा पॉपुलेशन है, इतना तरह अलग अलग टाइप का जगह दे दिया गया है ना सर. इसको हैंडल करने के लिए सभी को एक दिया गया, सभी को मौका दे दिया गया. और उसके बाद कंट्रोल करने के लिए मैं आपको आगे आगे आप देखो ना, जैसे जैसे कॉन्स्टिट्यूशंस को हम लोग पढ़ते जाएंगे आपको समझ में आता जाएगा कि रियल में जो होता है उसके पीछे कॉन्स्टिट्यूशंस का कितना बड़ा हाथ होता है. अच्छा देखो आगे, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल. जस्टिस किस किस चीज़ का जस्टिस होना चाहिए पब्लिक के साथ? आपका सोशल जस्टिस होना जरूरी है सर. कॉन्स्टिट्यूशन में बोला है सबको सोशल जस्टिस मिले, किसी के साथ इनजस्टिस ना हो. सबको इकोनॉमिक जस्टिस मिले, किसी के साथ इकोनॉमिकल इनजस्टिस ना हो. इसका मतलब ये नहीं कि अंबानी के पास करोड़ों है मेरे पास क्यों नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है. ठीक है, इसका मतलब ये है कि कम से कम बेसिक फैसिलिटीज एम्यूनिटीज से किसी को बाहर नहीं रखा जाए. ठीक है, बेसिक फैसिलिटीज जो है जो बेसिकली सिंपल बात है, टाइम टू टाइम का बात है. 47 के टाइम पे गवर्नमेंट का सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि सबको फूड, शेल्टर और क्लोथ दे दे तो बहुत है. हाँ सर, 47 में ब्रिटिश जाने के बाद भारत के पास सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि सबके सर के ऊपर एक छत होना चाहिए, है ना, सबको खाना मिल जाए दो टाइम का. ठीक है, प्रोटीन पुष्टि मिल जाए थोड़ा बहुत जीने के लिए, और सबके पास कपड़ा हो जाए पहनने के लिए. ठीक है, बट सर जैसे समय बीतता गया हम लोग अपने आप को डेवलप करते गए, और अभी क्या है, अभी क्या रोटी कपड़ा मकान का प्रॉब्लम है हमारे देश में? क्या लगता है आप लोगों को? टू सम एक्सटेंट, बहुत ही हल्का फुल्का. मुझे नहीं लगता, बहुत हल्का फुल्का. रोटी कपड़ा मकान का प्रॉब्लम नहीं है सर. कुछ लोग भीख मांगते हैं, वो उनका आदत बन गया है. जेन्युइनली बोल रहा हूँ सर, जो भीख मांगते हैं ना वो आदत से मांगते हैं, वो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है. बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन है हमारे देश में जो भिखारी को भीख मांगने से रोक भी सकते हैं. गवर्नमेंट लेवल का भी बहुत सारे इनिशिएटिव है, बट भिखारी का आदत बन गया है कि वो भीख मांग के ही खाएगा, बिकॉज भीख मांग के ज्यादा पैसा कमाते हैं. करेंटली इंडिया में ऐसा सिस्टम है ही, मतलब ऐसा सिचुएशन है नहीं सर, किसी भी हालत में नहीं हो सकता कि वो भीख मांगना पड़े उसको. रोटी कपड़ा मकान का लाला नहीं है सर, वो तो बस आदत से करते कुछ लोग. मैं जेन्युइनली बताता हूँ, आप रास्ते में चलो घूमो, अब देखो जो लोग एकदम ग्राउंड लेवल में जाके काम करते हैं, कुछ चीज़ें सर पॉलिटिकली हाइप किया जाता है, पॉलिटिकल फायदा उठाने के लिए कि देखो मैंने इसके लिए वो किया, उसके लिए वो किया, दिखाने के लिए. टीवी में भी ऐसे दिखाते हैं गरीबों को ये बांटा जा रहा है, वो बांटा जा रहा है. बट अगर जेन्युइनली देखो कि एक कंबल खरीदने का पैसा है, एक कंबल खरीदने का पैसा है, लोगों को आदत सा हो गया है कि हमको फ्री का चीज चाहिए, और आपको लगता है सच में वो गरीब है. मैंने इतना बहुत ज्यादा लेबर को देखा सर, जो एकदम सर लेबर मतलब समझते हो ना, जो क्या बोलूं सर आपको, जो कंधे पे चीजें उठाते हैं. ठीक है, 50-50 100-100 का वजन उठाते हैं. नॉर्मली उसको क्या बोलेंगे, बस्ती में रहते हैं, स्लम्स में रहते हैं. बट स्लम्स में रहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गरीब है, उसको आदत है गरीबी जैसा रहने का. वो कपड़ा पहनेगा नहीं, फटा पहनेगा, जूता सिल मतलब जूता का पैसा खर्चा नहीं करेगा, बिकॉज उनको आदत सा हो गया है. तो देखने में लगता है गरीब, इसी मोमेंट में 1 लाख चाहो अभी आपको दे देगा. सर मजाक नहीं कर रहे. अगर आप
सीरियसली स्लम्स में जाओगे ना आपको दिखेगा, मैं बहुत सारा स्लम्स में विजिट किया, ठीक है, और मैं जाके बातें करके देखा उनसे, कुछ दिन घूम फिर के देखा, तभी जाके मैं बोल रहा हूँ आपको। हाँ, ऐसा नहीं कि एकदम जेन्युइन नहीं है, बट जेन्युइन भी कुछ है, बट उसका संख्या कंपेरेटिवली कम है सर। ओके चलो अब आगे इसको लेके बात और होंगे सर। पॉलिटिकल जस्टिस, यस सर, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, यस, पॉलिटिकल जस्टिस भी होना चाहिए कि पॉलिटिकली सबको इक्वल राइट्स मिले, है ना, कोई किसी के फेवर में ना काम करे, ये भी देखना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी कभी भी किसी को, किसी एक कास्ट को, किसी एक रिलीजियन को, ठीक है, ऐसा ना कर सके, ऐसा नहीं कर पाएगा, ये अच्छा बात नहीं है। कोई किसी को प्रोमोट करता है, कोई किसी को प्रोमोट करता है, इट्स अ रॉन्ग थिंग सर। आप अगर पॉलिटिकल लीडर हो, आपके लिए सब समान, ठीक है, एज ए इंडिविजुअल। तो ये सब तो आपको समझ में आ रहा है सर। लिबर्टी ऑफ थॉट मीन्स सबको सोचने का अधिकार है, आप अपना थॉट रख सकते हो। सर इसमें क्या बड़ी बात है सर, कोरिया जाके देखो, पता चल जाएगा सोचने का क्या प्रॉब्लम है। सर कौन सा कोरिया जाने बोल रहे हो? मैं कौन सा कोरिया जाने बोल रहा हूँ? नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ। यस सर, नॉर्थ कोरिया, किम जोंग ना सर, हाँ किम सर। जोंग ना, यस, जाओ एक बार वहां पर जाके, किम जोंग एन, ऐसा कुछ नाम है उनका, किम जोंग एन, किम जोंग उन। किम जोंग उन। उन, अच्छा किम जोंग उन। तो वहां पर जाके देखो सर थॉट का क्या है। एक मीटिंग चल रहा था, पब्लिक मीटिंग में जो पब्लिक सर्वेंट होते हैं, तो किम जोंग एज ए प्रेसिडेंट मीटिंग को कैरी कर रहा था। तो किसी का ना झपकी आ गया, झपकी समझते हो ना, अरे नींद आ जाता है ना, जैसे आप लोगों को मैं क्लास ले रहा हूँ, हो सकता है आप में से कोई झपकी ले रहा है। सर सच बताना कौन झपकी ले रहे हो? किसी को नींद आ रहा है सर? ऑनलाइन है फिर भी पूछ रहा हूँ। ऐसा कोई है सर अभी क्लास में जिसको सर नींद आ रहा है? नहीं ना? अगर अगर मान की संपत तेरे को नींद आ गया, हाँ सर। अगर ऑनलाइन में नहीं होता ना, अगर कोरिया में बैठा होता तो अभी तेरे को गोली मार देता। समझ रहा है सर? ऐसा है नॉर्थ कोरिया। तुम्हारा सोचने का भी अधिकार नहीं है, एक्सप्रेशन तो बहुत दूर की बात है, अब अफगानिस्तान के बारे में मैं क्या बोलूं सर, ওখানে স্যার হেয়ার স্টাইলও তো ওখানে মানে লিমিটেড করা আছে, মানে ওর বাইরে হেয়ার স্টাইল করা যাবে না, চ্যানেল টিভিতে চ্যানেল দুটো কি তিনটে। यस, समझ रहे हो ना सर, लिबर्टी। ये चाइना भी कुछ कम नहीं है सर, चाइना में लोगों को आदत सा हो गया, चाइना में लोग डरा हुआ है सर, किसी को इतना मारो और उसको मार के बोलो कि भाई अभी ऐसे ही जीना है, तो वो क्या बोलेगा, मारने के डर से वो जीने का आदत सा बना लेगा। चाइना का ये प्रॉब्लम है। चाइना का इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में हम लोग बहुत बात करते हैं, बट चाइना का एक गजब का प्रॉब्लम है सर कि वहाँ का लोगों को मार पीट के ठंडा किया गया है, ठीक है। अब हमारे इंडिया में ज्यादा फ्रीडम के कारण लोग मतलब ज्यादा बिगड़ गया है, दैट्स अ डिफरेंट इशू। इतना भी फ्रीडम नहीं देना चाहिए, मेरे को भी कभी कभी लगता है कि जब पॉपुलेशन बिगड़ा हुआ हो तो ज्यादा फ्रीडम से काम नहीं बनता, सीधा हो जाए तो फिर फ्रीडम दे दियो। जैसे बच्चे को जब बड़ा किया जाता है तो शुरू में इतना फ्रीडम दे दो कि तो बिगड़ जाएगा। भारत का ऐसा हालत हुआ है, शुरू से इतना फ्रीडम मिल गया कि इंडिया को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन चाइना में ये लोग इतना ज्यादा कंट्रोलिंग है कि चाइना का जो पॉलिटिकल पार्टीज है, ये क्या करता है कि जैसे मानो कि आपको स्कूल में जिम्नास्ट लेना ही पड़ेगा। आप बोलोगे नहीं मुझे फुटबॉल खेलना है, बोलोगे नहीं फुटबॉल नहीं, हमको जिम्नास्ट चाहिए। आप ओलंपिक का मेडल का लिस्ट में देख सकते हो, ओलंपिक के जो मेडल का लिस्ट बनता है उसमें चाइना हमेशा एक टॉप पोजीशंस में होते हैं, 1-2 में रहता ही रहता है, ठीक है। बट यूएस का अलग है सर, यूएस में भी लोग मेडल लेते हैं। यूएस का जो करंट, अगर आप ओलंपिक स्टैट देखोगे, देखा है आप लोगों ने? हाँ सर, ओलंपिक स्टैट में क्या है सिचुएशंस, बताओ ना। कौन सा कंट्री को ज्यादा मेडल मिला है? यूएस को। देखो सर, यूएस को गोल्ड मिला कितना, एक सेकेंड, यूएस को गोल्ड मिला 39, 41 सिल्वर, 33 ब्रोंज, ओके, टोटल 113, नंबर 1 रैंक में है। बट सर यूएस में सोचने का अधिकार है आपको, आप लोगों को दिखाई दे रहा है सर, मैं स्टैट दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। यूएस में सर सोचने का अधिकार है, आप फ्रीली सोच सकते हो, फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हो, अपने मर्जी से स्पोर्ट्स चूज कर सकते हो, अपने मर्जी से पढ़ाई चूज कर सकते हो। ये बात यूनाइटेड स्टेट्स में है,
ठीक है। बट चाइना का जो कॉन्सेप्ट है ना सर, चाइना भी 88 मेडल ला के सेकेंड रैंकिंग में है, बट चाइना का एक प्रॉब्लम है सर, मतलब ये आप बोलोगे सर आप जल के बोल रहे हो बिकॉज चाइना के साथ इंडिया का बनता नहीं है, मैं आपको जनरली बोल रहा हूँ, चाइना में सच में सर लोगों को बोलने का अधिकार नहीं है, इनको डरा के धमका के समझा के आदत बना दिया गया। जापान में भी सर ऐसा बात नहीं है। हाँ, कोई कुछ कहना चाहते हो, बोलो सर। सर चाइना में मैंने जब लास्ट ओलंपिक्स देखा था चाइना में, हर एक सेक्शन में उनका पार्टिसिपेंट है, हर एक सेक्शन में कोई भी बात नहीं है। यस मतलब इतने लोग आए थे ओपनिंग में कि जगह नहीं बन रहा था चाइनीज पार्टिसिपेंट्स के लिए। यस सर, मतलब आप समझ रहे हो कि हर और एक स्पोर्ट्स में। हाँ, चाइना का बहुत वो पॉवर्टी का इशू भी है, बट चाइना बताते नहीं है। बीबीसी का कुछ थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा सा ये मिलता है, क्लिप्स मिलता है बीबीसी जो अपलोड करता है, जहाँ पर दिखता है चाइना का कितना पॉवर्टी इश्यूज है, पर बहुत चाइना सारे बाहर ऐसे, नहीं आना चाहता। वो बाहर नहीं निकालेगा, वो बाहर नहीं निकालेगा, वो इसीलिए तो गूगल वगैरह चलता नहीं है वहां पर, गूगल वगैरह चलता नहीं है, वो दुनिया के सामने ओपन नहीं करना चाहता, वो दुनिया को दिखाना नहीं चाहता, वो एक पर्दा लगा के रखा है सर, वेल, मतलब झूठ का पर्दा बना के दुनिया को दिखा रहा है कि भाई देखो हम आगे हैं, हम ये है, हम वो है, ठीक है। और वहां का लोगों को भी डरा के रखा गया है एकदम सर, मतलब ये भी मतलब वो नॉर्थ कोरिया का मतलब दादाजी है। তাহলে ইউএসএস এর ক্যাপিটালিস্ট হয়েও তাহলে এখনো টপে কি করে আছে সোশ্যালিস্ট না হয়ে? कैपिटलिस्ट, अरे वही तो ना सर, ये सब लेके कंट्रोवर्सी बनता जाता है कि भाई कौन सा चीजें अच्छा है। कैपिटलिज्म का दूसरा नाम है फ्री, कैपिटलिज्म का दूसरा नाम है फ्री इकोनॉमी। अब इसको लेके मैं ये नहीं बोल सकता कि चाइना गलत है, अब मैं ये भी नहीं बोल सकता कि यूएस अच्छा है, बट जो चीजें मैं बेसिकली आपको फ्रीडम से बता रहा था कि थॉट, बोलने का अधिकार, सोचने का अधिकार चाइना में नहीं है सर, चाइना में नहीं है। इवन कुछ दिन पहले एक सिंपल सा लॉजिक आपको बता रहा हूँ, मैं ज्यादा डिटेल्स में, कभी चाइना गया नहीं सर। ইন্ডিয়াও তো ক্যাপিটালিস্টের দিকেই এগোচ্ছে ধীরে ধীরে। नहीं, इंडिया में मिक्स कल्चर है सर, सिर्फ हाँ, बोलो सर। लास्ट ईयर जैकमा के साथ जो हाँ हाँ, ये सर सोचो जैकमा के साथ जो इंसिडेंट हुआ, ये जैकमा लास्ट ईयर ही हुआ था सर। इसका जैकमा जानते हो ना सर, एशिया का रिचेस्ट पर्सन है सर। अपना अंबानी और जैकमा के बीच में कंपटीशन होता है, ठीक है। चाइनीज बिजनेस मैग्नेट है और एशिया में रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में हमेशा एक टॉप पोजीशंस में रहते हैं सर। इनका नेट वर्थ 3,500 करोड़ US डॉलर का है, मतलब आप समझ सकते हो। इनको नहीं छोड़ा, इनका एक कंपनी आ रहा था एंड ग्रुप बोल के, जिसका शेयर लिस्टेड हो रहा था चाइनीज स्टॉक मार्केट में। उस एंड ग्रुप के स्टॉक में चाइनीज गवर्नमेंट स्टेक लेना चाहता है, तो इनका मानना है कि नहीं, हम गवर्नमेंट को इतना स्टेक मतलब वो नहीं चाहता कि वो चाइनीज गवर्नमेंट को दे, जो हकदार होगा उसको देगा, ये उनका कॉन्सेप्ट था। कंपनी प्राइवेटाइज सिस्टम पे चलता है, तो फिर चाइनीज गवर्नमेंट को क्यों आ जाएगा। तो लेकिन सर इसको सर ऑलमोस्ट 6 मंथ्स के लिए चुप करा के रखा था, और इनके बारे में कोई खबर नहीं था कि ये कहाँ है, आज जिंदा है कि नहीं है। मतलब इनके जैसे मैग्नेट को भी बोलने का पावर नहीं मिलता, तो फिर छोटे मोटे लोगों के बारे में क्या बात करें सर, आप सोच सकते हो। हाँ, सोच लो अभी अब क्या बोले आपको, ठीक है। तो कहने के लिए बहुत कुछ है, कंपेयर करेंगे तो इतना सारा बात निकलेगा, तो शायद एक क्लास क्या मतलब 1000 क्लास कम पड़ जाए, ठीक है। अब मैं आपको बस ये नहीं बोलूंगा कि यूएस ज्यादा अच्छा है, कैपिटलिज्म का भी अपना कुछ प्रॉब्लम है सर, उसका भी अपना कुछ प्रॉब्लम है, बट हम लोग अभी इस पॉइंट में बात किए। मेरा मेन अभी करंट पॉइंट क्या था, लिबर्टी ऑफ थॉट से, एक्सप्रेशन से, बिलीफ से, ठीक है, फेथ से। जैसे बहुत लोग एक कंट्रोवर्शियल बात करते हैं, जैसे कंट्रोवर्शियल इसलिए मैं बोल रहा हूँ बिकॉज ये बहुत लोग इंडिया में कुछ दिनों में, स्पेशली जो मुस्लिम जो है सर, इस्लाम पॉपुलेशन वाले, कुछ लोगों में से, उनमें से कुछ लोग बोला कि इंडिया में प्रॉब्लम बढ़ रहा है, ठीक है। प्रॉब्लम मतलब यहाँ पर मुस्लिम के साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, कुछ ऐसे बातें कुछ लोगों ने किया। तो फिर मैं उनको पूछना चाहूंगा, पाकिस्तान में क्या हो रहा है। पाकिस्तान तो फुल्ली इस्लाम कंट्री है। अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, ये तो फुल्ली इस्लाम कंट्री है। अरबियन नेशंस में क्या हो रहा है, ये तो फुल्ली इस्लाम कंट्री है। मतलब मेरा कहने का मतलब है, इस तरह से नहीं करना चाहिए। इंडिया का एक बात मैं बस सिंपल कहना चाहता हूँ, ऐसा फ्री कंट्री वर्ल्ड में मिलना मुश्किल है। इसमें मेरा प्राउड है सर, मेरे देश के प्रति, कि यहाँ पर हर कोई जी सकता है, किसी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। प्रॉब्लम तभी होता है जब आप एंटी नेशनल्स कुछ करते हो। आप इंडिया में रह के पाकिस्तान का जासूसी करोगे तो फिर मुश्किल तो बढ़ेगा ना सर।
चाहे आप कोई भी कास्ट का हो, कोई भी रिलीजन का हो, तब प्रॉब्लम होता है। और गवर्नमेंट आवाज उठाते हैं तब बोलते हैं कि ये गवर्नमेंट खिलाफ है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है सर। अगर ऐसा होता ना तो फिर इतना दिनों में तो फिर और मुश्किल बढ़ जाता। ये ब्रिटिश ने तो कुछ चिंगारी लगा के जाके और बांग्लादेश और पाकिस्तान को अलग करके ही गया। अब पूरा भारत को टुकड़ा टुकड़ा कर दो, लेकिन नहीं है सर, भारत ऐसे नहीं बना। देखो ना, पाकिस्तान अलग तो हो गया, उसका मकसद देखा आपने? उसका मकसद ही गलत है, ना सोचने का बिलीफ है, कुछ नहीं है। और देखो क्या हालत बना के रखा है अपने कंट्री का, कोई खेलने तक जाना नहीं चाहता, पूरा खत्म। पाकिस्तान का इकोनॉमी तो क्रिकेट पे बना हुआ है सर, क्रिकेट से ही पाकिस्तान को पैसा मिलता है, बाकी चीज तो कुछ है नहीं आज सच। जितना है पुराना इंडस वैली के कारण है। अब इंडस वैली को भी अगर वो बिगाड़ेगा तो क्या हालत होगा। इंग्लैंड खेलने से मना कर दिया, न्यूजीलैंड जाके वापस आ गया सिक्योरिटी थ्रेट देके, पता है आप लोगों को? अरे अरे पता है रिसेंटली क्या हुआ पाकिस्तान क्रिकेट में? नहीं पता नहीं सर, किसी को भी? नहीं, ना मेरी सर। बाप रे, ये बहुत बड़ा बात है सर, आप लोगों को पता होना चाहिए। न्यूजीलैंड पाकिस्तान में खेलने गया था और वहां से वापस चला आया सर, जिस दिन मैच स्टार्ट होने वाला था। স্যার ব্যান করে দিয়েছিল, क्या बैन किया था? মানে বলেছিল টিম অ্যাবান্ডন করে দেবে, নামাবে না, মানে ফিল্ডে ইয়ে করবে না, অফ করে দিয়েছিল। यस, बिकॉज इंटरनेशनल मतलब न्यूजीलैंड का जो खुफिया एजेंसी है, जैसे हमारे देश में रॉ है, एनआईए है ना सर, वैसा ही न्यूजीलैंड का जो खुफिया एजेंसी है, उन्होंने बोला था कि प्लेयर्स को होटल से बाहर नहीं निकालना है। इंटरनेशनल कुछ प्रॉब्लम हो गया था, बेसिकली सिक्योरिटी थ्रेट हो गया था, जैसे श्रीलंकन प्लेयर्स में हुआ था, तो इनको खबर था। अब उसके बाद इंग्लैंड का सीरीज था पाकिस्तान में, वो भी जाने को मना कर दिया। इमरान खान का तो हालत खराब हो रहा है सर, सभी बौखला गया है, सभी बौखला गया है। बोलो बोलो सर। सर रिसेंट जो यूएस जो यूएन जो सेशन हुआ है, वहां पर पाकिस्तान का जो स्पीच था वो सुने हैं? क्या बोला है? पाकिस्तान की जो एम्बेसडर थी उसने कहा है कि इंडिया 4 टेररिस्ट ग्रुप बना रहा है पाकिस्तान में अटैक करवा कर उनका इकोनॉमी गिराने के लिए। हाँ, वो तो हम लोग वही तो करते हैं। अगर ऐसा ही पाकिस्तान को गिराना था तो फिर देते क्यों तुमको? पहले ही नहीं देते। तुम मारोगे हमको, हमारे घर पे आके हमको मारोगे, हम कभी तुमको मारे हैं क्या? हाँ, तुम मुंबई में आके नॉर्मल इंसान को मार देते हो, तुम कश्मीर से घुस के यहाँ पर हमेशा झमेला क्रिएट करके रखते हो। हाँ, तुम यहाँ बॉम्बिंग करते हो, वहाँ बॉम्बिंग करते हो, हवाला करते रहते हो, दाऊद को वहां पर छुपा के रखते हो। आज तक हम लोग इंडिया क्या किए? इंडिया চাইলে একদিনে পাকিস্তানকে শেষ করে দিতে পারে, हाँ, अगर हम কিছু लोगों को করছে मन না। करे तो हाँ, कभी भी खत्म कर सकते हैं, कभी भी खत्म कर सकते করছে না, তাদের তাদের দেশে কপাল ভালো যে ওদের ওদের কোনো অ্যাটাক হচ্ছে না কোনো हैं। বন্ধু। हाँ, क्योंकि बिकॉज इंडिया कभी ऐसे चीजों में बिलीव भी नहीं करता। হ্যাঁ স্যার। ठीक है, कभी इंडिया ऐसे चीजों पे बिलीव ही नहीं करता। इसीलिए वो अक्षय कुमार का मूवी है ना सर, वो बेल बॉटम, उस मूवी में अक्षय कुमार एक गजब डायलॉग देता है, बोलता है कि कभी कभी वक्त आ जाता है, ठीक है, कि वो मूवी देखना, वहां पर भी वही पाकिस्तान का इशू है, बार बार प्लेन हाईजैक कर लेता था टेररिस्ट ग्रुप से इंदिरा गांधी के टाइम पे। तो उसमें एक बात बोलता है कि ये कंट्री गांधी का सिर्फ नहीं है, ये कंट्री सुभाष बोस का भी है, मतलब जरूरत पड़ने से हम जवाब देना भी जानते हैं। तो अब ये पाकिस्तान में এটা कोई विश्वास গান্ধীবাদী না नहीं करता। প্রতিবাদীও আছে, हाँ, গান্ধীবাদী না স্যার প্রতিবাদীও হয়। एग्जैक्टली वही गांधी, ये कंट्री सिर्फ गांधी का ही नहीं है, ये कंट्री बोस का भी है। तो अगर बोस का कंट्री है तो फिर जरूरत पड़ने में हम भी थप्पड़ लगा सकते हैं, जरूरत पड़ने से हम भी तुमको लटका सकते हैं। तो ज्यादा ना अच्छा बनना ना दुनिया के लिए आजकल मुश्किल हो रहा है। तुम ज्यादा अच्छा बनोगे तुमको ज्यादा मारेगा। और ऐसा करेंट जो पॉलिटिकल सिनारियोज बना है वर्ल्ड वाइड, उसमें अच्छा बनोगे ना मुश्किल हो जाएगा। आपको ना एक मतलब सीरियसली एक बहुत ही गजब लेवल में ना अपने आप को पॉलिटिकली रखना पड़ेगा, मुश्किल है। ऐसे पाकिस्तान को कोई भरोसा नहीं करता, कोई भरोसा नहीं करता। सबको पता है कि इसके साथ कुछ भी करे मुश्किल ही पड़ेगा। अब ये सही बन जाए, सबसे पहले तो ये अपने कंट्री से टेरर को खत्म करे। ये जिस दिन टेररिज्म को खत्म करेगा, कश्मीर से टेरर को हटाएगा, उस दिन जानोगे कि पाकिस्तान ठीक होगा। नहीं तो ये कंट्री टूट जाएगा, या तो चाइना का अंडर में आ जाएगा। पाकिस्ताনের টেররিজম ही तो पाकिस्तान के चालाয় हाँ, मेनली। वही। अब देख, टेररिज्म जब तक खत्म नहीं करेगा मुश्किल है। ওদের से মিলিটারিতে কোনো জড়ি নেই স্যার, টেররিস্টই সবকিছু। तो समझ में आ रहा है आपको एक कंट्री के बारे में? हाँ सर, चलो बड़ा मजा आ रहा है। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप। हाँ सर, आप वर्शिप कर सकते हो। मुझे तो लगता है कि हमारे देश में जितना अलग अलग मंदिर, मस्जिद और गिरजा है, ऐसा आपको बाकी किसी भी कंट्री में नहीं मिलेगा। पाकिस्तान तो पहले इस्लामिक कंट्री नहीं बना हुआ था। हाँ सर, इनका सोच में ही गड़बड़ था।
ये सिर्फ अपने कंट्री को, बांग्लादेश भी अपने आप को बाद में थोड़ा बहुत कर लिया, बट वैसा वाला पाकिस्तान टाइप नहीं बनाया। हमारे देश में जिधर जाओ आपको मंदिर, मस्जिद, गिरजा, जो मंदिर तो पुराने जमाने से है, मस्जिद भी है, गिरजा भी है, सब कुछ है, क्या नहीं मिलेगा, हर चीज मिलेगा आपको। वर्शिप करने का पूरा, आपको जैसे मन करता है वैसा करो यार। ऐसा कंट्री कहाँ मिलेगा सर। वो द्विजेंद्र रॉय का वो वाला लाइन ना, मैं कभी कभी सोचता हूँ और मेरे आंख से पानी आता है सर। एमन देशटी कोथाओ खुजे पावे ना को तुम्हें, सीरियसली। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, आगे बढ़ते हैं सर, चलो बहुत खो गए आज। एंड टू प्रोमोट अमंग देम ऑल इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी, सबका एक स्टेटस, चाहे आप कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता, ऐसा होना जरूरी है। बहुत जगह अभी भी बाकी है सर हमारे देश में जहाँ पर इक्वालिटी ऑफ स्टेटस नहीं है। मैं पर्सनली मानता हूँ सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं है। ये बहुत जगह एजुकेशन में आज भी सिटी ओरिएंटेड एजुकेशन है, सिर्फ सिटी के लोग जो अच्छे स्कूल्स में लाइक सो कॉल्ड स्कूल में पढ़ते हैं उन्हीं को अच्छा एजुकेशन मिल रहा है, जो समय के साथ है। गांव में वो वाला एजुकेशन नहीं है सर, विलेज एरिया, रूरल एरिया, स्मॉल टाउन्स में वो वाला एजुकेशन नहीं है। सबको वही कलकत्ता, दिल्ली, बॉम्बे में आके भीड़ करना पड़ता है। क्यों? अब अपने सिटी में, अपने टाउन में क्यों क्वालिटी एजुकेशन नहीं ले सकते? सबको क्यों भाग भाग के कलकत्ता आना पड़ेगा, दिल्ली जाना पड़ेगा, मुंबई जाना पड़ेगा? वाई सर? कभी मन किया घूमने आ जाओ, हाँ, कभी मन किया विजिट करो वहाँ का इंस्टीट्यूशंस पे। बट जो एजुकेशन कलकत्ता यूनिवर्सिटी में मिल सकता है, जो एजुकेशन कलकत्ता में मिल सकता है, दिल्ली में मिल सकता है, वो एजुकेशन जो मद्रास में मिल सकता है, वो आसाम में क्यों नहीं मिल सकता? वो मणिपुर में क्यों नहीं मिल सकता? वो नॉर्थ ईस्ट में क्यों नहीं मिल सकता? हाँ सर, इतना तो होना चाहिए, इतना तो होना चाहिए। इक्वल स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, ये वाला कॉन्सेप्ट में काम चल रहा है। देखते हैं सर कब जाके ठीक होता है। ये जिस दिन हो जाए तो बात बन जाए। फ्रैटर्निटी अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, सबका डिग्निटी मेंटेन होना चाहिए, सबका डिग्निटी, कोई पीछे ना रह जाए, सबका एक इक्वल स्टेटस, सबका इक्वल डिग्निटी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो ज्यादा अच्छा है, ये ज्यादा बुरा है, नहीं, सब इक्वल है। ऐसे हमारे समाज में बहुत प्रॉब्लम है, कोई थोड़ा गोरा कलर का हो जाए, मतलब फेयर जिसका स्किन है सर, फेयर स्किन वाले को थोड़ा ज्यादा, जैसे लड़की लोगों के बीच में इस तरह का मैं ज्यादा देखता हूँ। अगर कोई गोरी है तो समाज में उनको ज्यादा स्टेटस मिलता है, भाई तेरा स्किन कलर बहुत अच्छा है। जो काली है उसको वो उसका कलर कॉम्प्लेक्शंस के कारण उसके वो भी कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं समाज में कि भाई तुम काले हो, तुम्हारा प्रॉब्लम है। क्या रे, ऐसा होता है कि नहीं होता? स्पेशली लड़कियों के साथ ज्यादा ये प्रॉब्लम मैं देखता हूँ। चाहे कितना भी पढ़ा लिखा कर दे, भाई सुंदरता, अरे भाई क्या सुंदरता, उसका सुंदरता उसके माँ बाप से आए हैं। अगर आप ब्यूटीफुल हो देखने में तो वो आपके पेरेंट्स के कारण है। आपका पेरेंट्स देखने में अच्छे बिकॉज आपके दादा दादी या नाना नानी देखने में अच्छे हैं। इसमें आपने क्या किया, वो तो भगवान का दिया हुआ है। हाँ, लेकिन कोई अगर ब्लैक कलर में पैदा होते हैं तो उसमें उसका क्या दोष? अब ये सब चीजें अच्छा बात नहीं है। तो जो भी हो, ये सब डिग्निटी को खराब करते हैं। ये सब चीजें भी लिखा हुआ है सर। फ्रैटर्निटी अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। पूरा समाज एक रहेगा तो कंट्री भी एकदम यूनाइट रहेगा सर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलो सर आगे बढ़ते हैं। इन आवर कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली दिस 26th डे ऑफ नवंबर, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है ये 26 ऑफ नवंबर को 1949 में बना है सर। डू hereby adopt, enact and give to ourselves these constitutions, हमें कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया। कितना अच्छा अच्छा बात किया है सर। अरे अच्छा बोला कि बुरा बोला, क्या लगता है? अरे बोलो सर, अच्छा बोला बुरा बोला, क्या बोला? बोला तो अच्छा है, हम लोग पूरा पालते नहीं है वो अलग बात। हाँ सर, मेंटेन नहीं कर पाते, दैट्स ए डिफरेंट इशू। क्या लगता है आप लोगों को, जितना चीज बोला गया सब मेंटेन हो जाते हैं हमारे देश में? अरे अरे बोलो। नहीं না सर স্যার কিছুই খুব একটা না হলে এত কেস স্যার পেন্ডিং থাকে না কোর্টে। Yes, sir. जितना चीजें बोला गया है इतना अभी भी हम लोग मेंटेन करना नहीं सीख पाए। ओके, तो प्री अम्बल से ही आपको आधा से मतलब ऑलमोस्ट पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन समझ में आ गया होगा, है ना सर? तो चलो अभी इसके तो थोड़ा डिटेल्स में बात कर लेते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन विच लेज डाउन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ए नेशंस पॉलिटी इज बिल्ट ऑन द फाउंडेशन ऑफ सर्टेन फंडामेंटल वैल्यूज। द विजन ऑफ आवर फाउंडिंग फादर्स and the aim and objective they wanted to achieve through the constitutions are contained in the preamble. The fundamental right, directive principles, these three may be described as the soul of the constitutions and the testament of the founding fathers to succeeding the generation together with the latter part on the
फंडामेंटल ड्यूटीज, इसी से बना है सर फंडामेंटल ड्यूटी, हमारा आपका सबका फंडामेंटल ड्यूटी। द विजन ऑफ सोशो इकोनॉमिक चेंज थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिफ्लेक्टेड इन इट्स प्रीएम्बल। द प्रीएम्बल एक्सप्रेस द आइडियल्स ऑफ एस्पिरेशंस ऑफ रेनेसेंस इन इंडिया एंड इंडिपेंडेंस इमर्जिंग आउट ऑफ अ लॉन्ग पीरियड ऑफ फॉरेन डोमिनेशन। यस सर, बहुत दिनों का, इंडिया को आज़ादी मिलने में बहुत समय लग गया। कितना दिन सर? इंडिया का आज़ादी मतलब जो एकदम डेमोक्रेटिक जो आज का इंडिया है, कम से कम 500 साल का प्रॉब्लम है सर, 500 ईयर्स। मुगल एरा से, वो जब से वो बाबर वगैरह आया था, ठीक है, उससे पहले आपका चंगेज खां आया था, है ना, मतलब फ्रॉम 1500 से 1500 साल से चल रहा है, ठीक है। चंगेज खां, तैमूर लॉन्ग, फिर बाबर आया, वो लोग तो लूट के चला गया था, फिर बाबर आके रह गया, फिर ये लोग पूरा का पूरा भारत का जो स्ट्रक्चर है उसको पूरा खत्म किया था, फिर कुछ लोगों ने बाद में, अकबर ने थोड़ा रिस्टोर किया था, ठीक है, और काफ़ी दिन बीत गया था। उसके बाद सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, फिर ब्रिटिश आ गया, सब कुछ एक एडेप्ट हो गया था, फिर ब्रिटिश आ गया। वो लोग आने के बाद तो और छेड़खानी कर दिया, पूरा आग लगा दिया, क्योंकि उनको फायदा था, तो पूरा तो 500 ईयर्स ऑलमोस्ट, मतलब लेटेस्ट बात कर रहा हूँ, उससे पुराना वाला बात में नहीं जाना है। लास्ट 500 ईयर्स में इंडिया को बहुत ज़्यादा डोमिनेशन मिला है। अच्छा बात है सर, 47 के बाद वो वाला डोमिनेशन नहीं है, अभी हम लोग डेमोक्रेटिकली अपना पॉलिटिकल लीडर चूज करते हैं, तो आई थिंक भारत का अच्छा दिन चालू हो गया है सर। हाँ, इसको पॉलिटिकल स्लोगन बना दिया गया है, अच्छे दिन आएंगे मोदी जी के लीडरशिप में, अलग बात, बट आई होप यू अंडरस्टैंड कि 500 ईयर्स के साथ जब कंपेयर करते हैं 47 के बाद वाला जो सिनेरियो है, ऑब्वियसली अच्छा दिन चालू हुआ है भारत का, और दिख रहा है सर बहुत सारे जगह में। The preamble expressed the ideals and aspiration of the Renaissance in India and independence emerging out of the long period of foreign domination and operation under a feudal system. Okay, feudal मतलब वही जैसे जर्मन में था ना अपना फ्यूरो, जर्मन में फ्यूरो बोलते थे किसको? अरे हिटलर वाला, ठीक है। हिटलर में क्या होता है, हिटलर क्या करता है, वो जो बोलता है वही करना पड़ता है, इतना अहंकारी। हाँ, खत्म हो गया ना सर, आप लोग जानते हो ना हिटलर के बारे में? यस सर। हाँ क्या सर। हुआ था वो भी पता होगा आप लोगों को? हाँ सर। सुसाइड करना पड़ा था, रशिया के पास हारा था, सुसाइड करना पड़ा था। ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। मतलब जर्मनी में, जर्मन जैसा कंट्री जो इतना टैलेंटेड कंट्री है, ऐसा टैलेंटेड कंट्री को कैसे, मतलब पहले उसको टॉप में लेके गया था, बट उसके बाद कैसे गिरा आप लोगों ने देखा। मतलब जो कोई भी फ्यूडल सिस्टम लाएगा ना, वो मरेगा सर। द स्कीम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर रियलाइजेशन ऑफ सोशियो इकोनॉमिक एजेंडा, जैसे ये अफगानिस्तान जैसे कर रहा है, अगर वो सच में अपना वाला वो, तालिबान का मतलब होता है जो छात्र होते हैं सीखने के लिए यहाँ पर तो सीखने से ज्यादा फोर्स किया जा रहा है। हाँ सर, एजुकेशन फ्री होना चाहिए। तालिबान जो वर्ड है सर, पाश्तून वर्ड है, तालिबान का मतलब होता है जो तालीम लेते हैं। ये चीज़ हम लोग हिंदी में भी यूज़ करते हैं, ठीक है, एक्चुअली ये उर्दू से भी कनेक्टेड है। तालीम लेते हैं, तालीम हम लोग डांस में यूज़ करते हैं, सिंगिंग में यूज़ करते हैं ना, कि गाना का तालीम लेना है, डांस का तालीम लेना है, करते हैं ना सर ऐसे बातें, गाने तालीम, नाचे तालीम, ऐसे बोलते हैं ना। अरे हाँ या ना, बोलो ना। यस सर। हाँ सर। यस ना, तो वो एक्चुअली वही बात है, तालिबान तालीम से आया है सर, ठीक है। तालीम इज अ उर्दू वर्ड एंड तालिबान इज अ बेसिकली उर्दू एंड पाश्तून। एक्चुअली अफगानिस्तान का जो लैंग्वेज मेनली पाश्तून है, ठीक है, तो पेशवार से आया है, पेशवार का जो एरिया है ना, तो वहाँ से पाश्तून था। तो पाश्तून लैंग्वेज में तालिबान का मतलब होता है जो छात्र होते हैं सीखने के लिए हमेशा रेडी। और यहाँ पर सीखना क्या हो रहा है, फोर्सफुली सबको मारना काटना, ये कॉन्सेप्ट थोड़ी होना चाहिए। ऐसे में भी अफगानिस्तान ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा, वहाँ का पॉपुलेशन जिस दिन आवाज़ उठाएगा शायद कुछ हो जाए। सर देखो उठा तो रहा है, पर आईएसआई जैसे हेल्प कर रही है तालिबान को, कुछ नहीं कर पा रहे वो लोग, ओपन शूट कर रहा है अब वही रिसेंटली बहुत भी। टाइम लगेगा सर, बहुत टाइम लगेगा, इतना जल्दी नहीं होगा। इंटरनेशनल लोगों का भी दोष है सर, इतना ज़्यादा अफगानिस्तान को अपने फ़ायदे के लिए सभी ने यूज़ किया। यूएस अपने फ़ायदे के लिए यूज़ किया, रशिया अपने फ़ायदे के लिए यूज़ किया, इंडिया भी थोड़ा बहुत यूज़ नहीं किया, बट फिर भी इंटरनेशनल पॉलिटिकल रिलेशनशिप मेंटेन करना ज़रूरी था। इंडिया कभी भी अफगानिस्तान पे ये नहीं किया है, बट जिस तरह का रशिया, यूएस जैसा कंट्री या यूरोपियन नेशन जैसे किया है, इंग्लैंड कितना दिन तक किया है, इनका भी दोष है ना। इनका दोष तो मुझे ज़्यादा लगता है। जब भारत छोड़ के चले गए थे उस टाइम पे इसी को भी छोड़ देता है, क्यों? तो सबको ही मिलके एक जगह को पकड़ के रखा इंटरनेशनली, एक दबदबा बनाने के लिए। ये सबको अपना दादागिरी दिखाना है, यूएस को अपना दादागिरी दिखाना है। जैसे आजकल ये वेस्टर्न नेशंस, यूरोपियन नेशंस ने दादागिरी तो दिखाया सर लास्ट 500 साल में, ठीक है, 500 ईयर्स में।
यूएस का दादागिरी चल रहा था इतना दिन से, अब यूएस को लग रहा है दादागिरी से फायदा नहीं है, लेकिन चाइना मानने के लिए रेडी नहीं है। चाइना का मानना है कि तुम लोग अगर बोलोगे कि हम लोग दादागिरी नहीं दिखाएंगे तो हम दादागिरी दिखाएंगे। ऐसे दिख रहा है ना सर, चाइना का मानना ही है कि हम हर जगह में दादागिरी दिखाएंगे। अब ये दादागिरी का खेल अगर चलेगा तो मुश्किल है। The fundamental rights as well as the non-justiciable directive principles. The judicial contribution of the synthesis and integration of fundamental rights and directive principles in the process of constitutionalizing social economic rights has been crucial to the realizations of the directive principles, not only as a means of effectuate fundamental rights but also as a source of laws for a welfare state. A report मिला था सर नेशनल कमीशन टू रिव्यू वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 31 मार्च 2002 में, वहां से लिया गया है। आगे क्या बताता है सर, कॉन्स्टिट्यूशन प्लेसेस प्री एमिनेंट एम्फासिस ऑन द वैल्यूज ऑफ लिबर्टी, ये सब बात कर चुके हैं, तब से यही सब बात कर रहे हैं सर। थोड़ा आगे बढ़ते हैं सर। ब्रॉड फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन फोर्स जनवरी 26, 1950। इट इज कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट। Apart from dealing with structure of government, the constitutions make detailed provisions for the rights of citizens and other persons in a number of entrenched provisions and the principles to be followed by the state in governance of the country. Labeled as directive principles of state policy, all public authorities, legislative, administrative, judicial, derive their powers directly or indirectly from the constitutions, which in turn derive his authority from the people. तो अल्टीमेटली ऑथोरिटी किससे मिलेगा? पीपल से मिलेगा, तभी तो डेमोक्रेसी है। पीपल का पावर हाथ में है तो मतलब डेमोक्रेसी। ओके, इसीलिए क्या बोलता है, द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेट्स आउट एम्स ऑफ एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। इट इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द प्रीएम्बल डिक्लेयर्स टू बी अ सोवरेन, जो मैं तब से बात कर रहा हूँ, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी and fraternity. ठीक है, it is declared that the constitution has been given by the people to themselves, मतलब people खुद ही खुद को दिया है, thereby affirming the republican character of the polity and sovereignty of the people. ठीक है, ये बात याद रखिएगा। यहाँ पर एक स्पेशल बात आपसे मैं करना चाहूंगा। the polity assured to the people of India by the constitution is described in the preamble as sovereign. ध्यान से सुनिएगा सर, ये जो सोवरेन वाला वर्ड दिया गया, सोशलिस्ट वाला वर्ड दिया गया, सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक दिया गया। द एक्सप्रेशन सोवरेन सिग्निफाइज दैट द रिपब्लिक इज एक्सट्रीमली एक्सटर्नली, द रिपब्लिक इज, ओ क्या हो गया सर, कट क्यों गया, एक सेकंड, काटा नहीं क्या, एक सिलेक्शन हो गया, अच्छा, अरे बाप रे, इसको डिलीट कैसे करेंगे, अब क्या, ध्यान से देखिए सर। द एक्सप्रेशन सोवरेन सिग्निफाइज दैट रिपब्लिक इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली सोवरेन, एक्सटर्नली भी इंटरनली भी, सबके लिए भारत है। सोवरेनिटी इन द स्ट्रिक्ट एंड नैरोएस्ट सेंस ऑफ द टर्म इम्प्लाइज इंडिपेंडेंस ऑल अराउंड, चारों तरफ से स्वाधीनता। इसके ऊपर भी मुझे एक बचपन वाला पोइट्री याद आ रहा है। आई डोंट नो आप लोग कभी पढ़े होगे, नहीं, बंगाली था, बंगाली पोइट्री था। तो पोइट्री का मैं हिंदीकरण कर दूंगा अगर आप लोग बोलोगे तो। बेसिकली पोइट्री ऐसा था, किसका लिखा हुआ भूल गए सर, স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে কে বাঁচিতে চায়, दासत्व श्रृंखल बोलो के पूरी पाए रे के पूरी पाए। मतलब कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा ऐसा कि मतलब विदाउट फ्रीडम कौन जीना चाहेगा, दबाव में, डोमिनेशंस में कौन रहना चाहेगा, कभी ना कभी तो तोड़ना है। तो इसीलिए बोलते हैं सर, स्वाधीनता हीनताए के बाँचीते चाय रे के बाँचीते चाय, दासत्व श्रृंखल मतलब डोमिनेशंस का जो बेड़ी है, डोमिनेशंस का जो बेसिकली लॉक है, उसको तोड़ना है। ठीक है, इसीलिए सोवरेन वाला वर्ड ऐड किया गया सर। इंडिपेंडेंस ऑल अराउंड, चारों तरफ से, जो आप देख रहे हो, सोचने में, खेलने में, कूदने में, हर जगह में अब ज्यादा फ्रीडम हो गया, इसलिए भारत का प्रॉब्लम बढ़ गया। जैसे आप लोगों को बचपन से अगर सब जगह छूट दे दिया जाए, आप क्या हो जाते हो, बंदर हो जाते हो, इंसान नहीं बन पाते हो, है ना। आपको ज्यादा छूट देने से आपका क्या गड़बड़ हो जाता है। शाहरुख खान का बेटा का देखा हालत क्या हुआ है, ये ज्यादा फ्रीडम का कारण है। समझ रहे हो सर, आपके पास पैसा है, आपके पास सब कुछ है,
हाँ, पाने के लिए क्या नहीं है शाहरुख खान के पास, लेकिन देखो क्या नहीं दे पाया, संस्कार। संस्कार सबसे बड़ी एसेट होता है सर। संस्कार देता तो शायद ये वाला इतना नाम कमाने के बाद जब ऐसे सुनने को मिलता है, अच्छा लगता है क्या? कभी नहीं लगता होगा। उस इंसान के प्रति आपका रेस्पेक्ट बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कम हो रहा है। क्या रे, रेस्पेक्ट बढ़ गया क्या? तो क्या हुआ है, कुछ पता नहीं मेरे को। सर ड्रग्स के केस में फंस गया सर। जेल ओ, जेल कर दीजिए सर, सस्पेंड ड्रग्स करके के जेल केस में में। फंसा। शाहरुख खान के बेटे को और भी कुछ लोग हैं ड्रग्स के केस में फंसाया। अब देखो सर, रंगे हाथ पकड़ा गया है। मुझे जितना पता है, डिटेल्स मैंने अभी तक देखा नहीं है, बट फिर भी স্যার স্যার ইয়ে তোমার ওকে অ্যারেস্ট করেছে স্যার, একদম হাতে হাতে কতক্ষণ জেলা করেছে তারপরে অ্যারেস্ট হয়েছে। यस, दैट्स नॉट अ गुड थिंग सर। ये सब चीज़ें, मतलब ये लोग, इनको देख के हम लोग बहुत इंस्पायर हुए हैं अपने लाइफ में। शाहरुख बोलो, जो भी बोलो, बॉलीवुड स्टार, बट एक्चुअली इनको देख के इंस्पायर नहीं होना चाहिए। इनका मूवीज देखो, आपको एंटरटेन करता है, ये एंटरटेनर है। ये कोई एक्टर, मतलब ये हीरो नहीं है। दे आर नॉट हीरो, दे आर एक्टर। वो मूवी में एंटरटेन करते हैं। आप इनको एक एंटरटेन की तरह सोचो मेरे हिसाब से। इनको कभी नॉट अपने लाइफ रियल में लाइफ, कॉपी बुक नहीं करना चाहिए। हाँ बोलो। रियल लाइफ हीरो सर। यस, रियल रियल लाइफ लाइफ हीरो। हीरो। ठीक है, लेकिन सब कोई इन्हीं को फॉलो करते हैं। ये गलती करते हैं लोग, इन्हीं को फॉलो करते हैं। अपने बंगाल में, बंगाल का जो गांव साइड है, यहाँ पर तुम कभी किसी अच्छे लोगों को लेके जाओ, सपोज कोई पोएट को लेके जाओ, कोई अच्छे पॉलिटिकल लीडर को लेके जाओ, इतना लोग नहीं आता है जो अच्छा सोच रखते हैं। लेकिन आप किसी सीरियल आर्टिस्ट को लेके जाओ, सीरियल आर्टिस्ट, वो कुछ नहीं आता है उसको। वो बस सीरियल में कुछ कर लेते हैं इधर उधर, लेकिन नैन मटक कर लेते हैं। वो वहां पर जाके भी नैन मटक ही करते हैं ना, उसको गाना गाना आता है ना कुछ आता है, लेकिन उनको देखने के लिए लाखों करोड़ों का भीड़ हो जाते हैं। कुछ नहीं करते सर। मुझे समझ में नहीं आता कि ठीक है भाई, सीरियल आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट है, सीरियल देखते हो, अच्छा है, ठीक है, टाइम पास करो लो सीरियल देख के। लेकिन जब कोई तुम अच्छा किसी को लेके आओगे ना, जो अच्छा सिंगिंग कर सकता है, अच्छा डांसिंग कर सकता है, लोग आएगा ही नहीं, क्योंकि लोगों को नॉलेज ही नहीं है। मतलब सोच ऐसा है लोगों का। मैं सही बोल रहा हूँ सर? कभी हम लोग देखना, मतलब जो क्वालिटी चीजें है ना, उसका कदर नहीं है आजकल, पता नहीं क्यों। और जितना बेकार का चीज है उसी का कदर স্যার है। কমার্শিয়াল মুভি থেকে শুধু এন্টারটেইনই পাওয়া যায়, আর কিছু পাওয়া যায় না। यस, उसी को एंटरटेन ही करना चाहिए। बहुत दिन मूड खराब है, कमर्शियल देखो और मूड ठीक करो। उससे कुछ कभी भी, मतलब ऐसा नहीं सोचने कि बॉलीवुड से हमको कुछ सीखने को मिलेगा। बॉलीवुड हमको खराब किया है, मेरे को कभी कभी लगता है ऐसा। ऐसे डिपेंड करता है। मैंने तो अच्छा चीज ही सीखा है। अगर आपके अंदर अच्छा ही लेने का ताकत है तो वो अच्छा लोगे, अगर आपके अंदर बुराई लेने का कॉन्सेप्ट है तो फिर आप बुराई लोगे। अब इसको लेके भी फिर से बात हो जाएगा, चलो आगे बात करते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें अच्छा नहीं लगता। ये स्टार का लड़का लोग, लड़की लोग, स्टार खुद जब ऐसे करते हैं। आमिर खान को देखो, इस उम्र में आके क्या क्या कर रहा है। अरे भाई, तुम इंस्पिरेशन बने हो। हाँ, तुम कभी इसको छोड़ते हो, उसको पकड़ते हो, उसको पकड़ते हो, उसको छोड़ते हो, क्या कर रहे हो यार? तुमको देख के इतना लोग बड़े আমাদের हुए এখানে हैं। স্যার ওকে বলেছিল, ও আমির খান ওর বউদের সাথে 15 বছরের কন্ট্রাক্ট করে, 15 বছর ছাড়া স্যার। ऐसे क्या बोलो, फ्रीडम का मतलब ये थोड़ी ना है कि आप क्या मैसेज देते हो समाज को। चलो चलो, छोड़ो, पर्सनल मामले में बात नहीं करना चाहिए। बट ये मैं पर्सनल मामले में बात नहीं किया। मैं फ्रीडम का मतलब ये नहीं होता कि आप सोसाइटी को एक गलत मैसेज देते हो। सोसाइटी टूट जाएगा इससे। जब चलो, तो एज डिस्कस्ड अबव, लीगल सॉवरेनिटी इज वेस्टेड इन द पीपल ऑफ इंडिया ऑल अराउंड। इंडिपेंडेंस का मतलब गलत उठा रहे हैं आजकल लोग, ठीक है? एंड विदाउट द बॉर्डर्स ऑफ द कंट्री। एज डिस्कस्ड अबव, लीगल सॉवरेनिटी इज वेस्टेड इन द पीपल ऑफ इंडिया एंड पॉलिटिकल सॉवरेनिटी इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स। अब इसके बारे में एक गजब चर्चा होगा आगे, 2 मिनट रुको। अच्छा, ये हो गया सोवरेन कैरेक्टर। Democratic character of the Indian polity is illustrated by the provisions conferring on the adult citizen the right to vote, हाँ सर, and by provisions for elected representative and responsibilities of the executive of the legislature। जैसे कि कल हुआ ना सर, ममता दीदी पहले इलेक्शन के बोर्ड में शुभेंदु अधिकारी से हार गया था, लेकिन कल बाई इलेक्शन हुआ सर भवानीपुर में, बहुत मार्जिन में जीता सर। हाँ, खबर है ना आप लोगों के पास? हाँ सर, सबके पास खबर होगा। ममता दीदी बहुत मार्जिन से जीता, फिर से सीएम तो बनी था, वो ये होना ही था जो हुआ है, पर अल्टीमेटली बहुत मार्जिन से लोगों ने उनको वोट दिया और अल्टीमेटली डेमोक्रेटिक कैरेक्टर ममता दीदी को फिर से बंगाल का सीएम का रूप में एकदम पक्का कर दिया। अब चलेगा और 5 साल। वर्ड सोशलिस्ट एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट।
aims to secure to its people justice, social, economic and political. ये socialist word added हुआ सर 42nd amendment में, याद रखिएगा सर, हाँ 42nd amendment में. The directive principles of the state policy contained in part 4 of the constitutions are designed for the achievement of the socialistic goal envisaged in the preamble. The expression democratic republic signifies that our government is of the people. ये वाला वर्ड ध्यान से सुनना, हमारा जो सरकार है of the people, by the people and for the people. ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक वर्ड जो है सर, ये एक्चुअली ये बताते हैं कि सिग्निफाइज दैट हमारा जो सरकार है वो ऑफ द पीपल है, मतलब पब्लिक से बनता है, पब्लिक द्वारा बनता है एंड पब्लिक के लिए बनता है. समझ में आ रहा है सर? पब्लिक से बनता है, पब्लिक के द्वारा बनता है और पब्लिक के लिए काम भी करते हैं. समझ में आ रहा है सर? ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल. ये किस चीज का मतलब है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का मतलब है. याद रहेगा क्या? यस सर. ओके, तो ये सब बातें हैं सर जो आपको समझना जरूरी है. फेडरल और यूनिटरी, आगे बात बढ़ाते हैं सर. इंडिया का जो स्ट्रक्चर है ना, दो स्ट्रक्चर में इंडिया चलता है, एक फेडरल स्ट्रक्चर और एक यूनिटरी स्ट्रक्चर. सर अगर सिंपल बोलूं सर क्या है? फेडरल स्ट्रक्चर मतलब बेसिकली डुअल स्ट्रक्चर और यूनिटरी स्ट्रक्चर मतलब सिंगल स्ट्रक्चर. अगर पूरा भारत सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल से चलता, मतलब यहाँ न्यू दिल्ली है, न्यू दिल्ली में कौन है? मोदी जी हैं, ठीक है. अगर सिर्फ सेंट्रल पावर से पूरा कंट्री ऑपरेट होता तो यूनिटरी स्ट्रक्चर बोलते हैं. एक ही स्ट्रक्चर, वोट देने का ताकत भी मिल जाता सबको, बट यूनिटरी स्ट्रक्चर. बट हमारे यहाँ पर चलता है सर फेडरल स्ट्रक्चर. हम लोग स्टेट को भी चुनते हैं ना, जैसे ममता दीदी को जो चूज की ये किस चीज के लिए हुआ है? मोदी जी को भी चूज करते हैं, ममता दीदी को भी चूज करते हैं. ये फेडरल स्ट्रक्चर के कारण होता है. बात समझ में आ रहा है सर? अगर ये यूनिटरी स्ट्रक्चर होता, हाँ बोलो सर, बोलो. यस सर. यस सर. अगर ये यूनिटरी स्ट्रक्चर होता तो ममता कुछ नहीं होते, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट होते. मतलब अगर ममता दीदी को भी चूज करना है तो आप सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट में चूज कर सकते हो, कोई स्टेट गवर्नमेंट का पावर उस तरह से नहीं होता. ऐसा सिस्टम मोस्ट प्रोबेबली यूएस में थोड़ा बहुत चलता है. हाँ ना तोता, ऐसा चलता है क्या? तोता को पता हो सकता है या फिर किसी को पता है तो बोल सकते हो. यूएस का कॉन्सेप्ट कुछ यूनिटरी कॉन्सेप्ट में फेडरल चलता है. गवर्नमेंट. हाँ नहीं, फेडरल गवर्नमेंट है यूएस. यूएस भी फेडरल गवर्नमेंट है, बट वहाँ पर जो स्टेट है सर, स्टेट में जैसे हमारे यहाँ पर सीएम होता है हर स्टेट का अलग अलग, वहाँ पर स्टेट सीएम के ऊपर उतना पावर नहीं होता. मेयर होता है, मेयर्स होते हैं. मेयर्स होते हैं, यस मेयर्स होते हैं, बट वहाँ पर सेंट्रल के पास सेंट्रल पावर में बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है. सेंट्रल पावर में बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं. कभी बात करूंगा मैं यूएस के बारे में आपसे, ঠিক আছে. না স্যার ইউএস না, এটা আমাদের ইউকে থেকে অ্যাডপ্ট করা হয়েছিল. ইউকে তে ফেডারেল উইথ ইউনিটারি ফিচার্স. यस यस, हमारा जो सिस्टम है वो तो यूके वाला पैटर्न है. मैं पूछ रहा हूँ कि यूएस में यूनिटरी कॉन्सेप्ट को थोड़ा ज्यादा कॉन्सेप्ट, मतलब थोड़ा ज्यादा वैल्यू मिलता है कंपेयर टू फेडरल. फेडरल है वो भी, यूएस भी डेमोक्रेसी है, सेकंड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, बट वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट पावर में ज्यादा बिलीव है. जैसे हमारे यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट पावर को भी बहुत इक्वल इंपॉर्टेंस मिलता है कंपेयर टू यूएस. ইউএসএ তে তো ফেডারেল খুব লিমিটেড, মানে না থাকার মতো এখন. एग्जैक्टली वही मैं बोल रहा हूँ कि फेडरल है बट वो फेडरल स्ट्रक्चर लिमिटेड है. बट हमारे यहाँ पर फेडरल स्ट्रक्चर लिमिटेड नहीं, हमारे यहाँ पर फेडरल स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा फोकस है. स्टेट गवर्नमेंट में कौन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, बट यूएस में स्टेट में कौन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब उस लेवल का बात नहीं है जो तोता भी पता है. एग्जैक्टली कभी बात करूंगा आपसे. अच्छा देखो सर, द मेजॉरिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस in Kesar Vandana Bharati versus State of Kerala, All India 1973, Supreme Court 1461 case का number, were of the view that federal features from the basic structure of Indian Constitution. However, there are discussion as to whether the Indian Constitution establishes a federal system or it stipulates a unitary form of government with some basic federal features. ये बात है सर, मतलब इस मैटर पे बात हुआ था कि ये फेडरल सिस्टम ही एस्टेब्लिश किया है या फिर इट्स स्टिपुलेट यूनिटरी फॉर्म, बेसिकली यूनिटरी फॉर्म है और थोड़ा बहुत बेसिक फेडरल स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं. Thus, to decide whether constitution is federal or unitary or quasi federal, ठीक है, it would be better to have a look at the content of the constitution. तीन कॉन्सेप्ट आ गया सर. क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है, क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी है, या फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्वासी फेडरल है. आपको समझना पड़ेगा ये तीनों चीज क्या है. इट वुड बी बेटर टू हैव अ लुक एट द कंटेंट. चलो आगे देखते हैं सर. Essential features of a federal polity or systems are dual government, distribution of powers, supremacy of the constitutions, independence of judiciary,
written constitutions and rigid procedure for the amendment of the constitutions. The political system introduced by our constitution process possesses all the aforesaid essentials. ठीक है, ड्यूअल गवर्नमेंट होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, सेंट्रल के हाथ में भी कुछ पावर है, स्टेट्स के हाथ में भी कुछ पावर रहेगा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का सुपरमेसी रहेगा। कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर के जाके कोई बात नहीं कर सकता। सुपरमेसी से याद आया, रिसेंटली एक कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड नहीं है, क्या आप लोगों के पास खबर है सर, ये नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी जो फाइनेंशियल ऑडिट होता है ना सर, एनएफआरए क्या है सर, ये अपना सीए के पास ऑडिट का नॉर्मल पावर है, बट रिसेंटली ये अपना एनएफआरए के पास ऑडिट का पावर दिया गया था 2018 में। तो मैं बस आपको अपडेट दे रहा हूँ सर, ये सुपरमेसी आ गया एनएफआरए के पास, तो सीए का पावर कट करना चाहता है ये लोग। सीए इंस्टीट्यूट, हाँ इसी को लेके स्टेटस में देके रखा, ये लास्ट एक हफ्ता से बात चल रहा है, तो इसीलिए सुपरमेसी का बात याद आया कि एनएफआरए को सुपरमेसी मिला है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से, तो आईसीए के साथ एनएफआरए का थोड़ा चल रहा है सर, काफी द्वंद्व चल रहा है, काफी लड़ाई चल रहा है। तो जो भी हो, सुपरमेसी से याद आ गया था, कभी बात करूंगा सर। The essential features of a federal polity or system, dual government, distribution of power between state and central, and supremacy of the constitutions, independence of judiciary, written constitution, and rigid procedure. The political system introduced by our constitution possesses all the aforesaid essentials of a federal polity, as both union and the state, union matlab central and state, and their respective organs derive their authority from the constitutions, and it is not competent for the states to secede from the union. There is a divisions of legislative and executive powers between union and state government. The Supreme Court stands at the head of our judiciary. ये तो आप लोग जानते ही हो, हमारा जुडिशियल सिस्टम का सबसे ऊपर में कौन बैठा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट, टू गार्ड अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। संविधान अगर किसी भी तरह से तोड़ा जाता है तो उसको देखने के लिए कौन है सर, सुप्रीम कोर्ट है। ओके, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड डिस्प्यूट बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट, सेंट्रल और स्टेट के बीच में अगर कभी भी डिस्प्यूट होता है, सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि डिस्प्यूट हो रहा है या नहीं, और स्टेट्स interprets finally the provision of the constitution. The question as to whether Indian constitution has a federal form of government or a unitary constitution or some federal features came up in a various case before the Supreme Court and High Courts. बहुत सारा बार ये सब केस आया है मार्केट में, मतलब बेसिकली कोर्ट में, मार्केट मतलब, but in most cases the observation have been made in a particular context. क्या क्या कॉन्टेक्स्ट बना है, कुछ बातें करना पड़ेगा। अच्छा, हैव टू अंडरस्टैंड अकॉर्डिंगली द क्वेश्चंस रेस्ट मोस्टली ऑन वैल्यू जजमेंट, दैट इज ऑन वंस ओन फिलोसॉफी। फंडामेंटल राइट्स क्या है, फंडामेंटल राइट्स क्या क्या है देख लो सर। सर हमारा आपका सबका फंडामेंटल राइट्स दिखाई दे रहा है क्या सबको? अरे हमारा आपका सबका फंडामेंटल राइट्स, राइट टू इक्वालिटी, सबको एक नज़र से देखो, किसी को ज़्यादा ऊंचा किसी को कम, ऐसा नहीं, एक नज़र से। जैसे एक टीचर को क्लास में फर्स्ट बॉय या फर्स्ट गर्ल को जिस नज़र से देखना चाहिए, जो लास्ट होता है ना उसको उसी नज़र से देखना चाहिए, मतलब इक्वलिटी। एटलीस्ट एजुकेशन देने के टाइम पे आप बाइफरकेट ना, सेम प्रायोरिटी, बट होता नहीं है, वो अलग बात है ना। स्कूल लेवल में हम लोगों ने देखा सर, हाँ, कि इवन ये लोगों को अच्छा लगता है, देख मैं फर्स्ट होता हूँ, टीचर मुझे ज़्यादा प्यार करते हैं, मेरे को पर्सनल कोचिंग देता है, तुम लास्ट आते हो इसलिए तुमको नहीं बुलाते। अरे बाबा, टीचर्स को कैसे होना चाहिए, जो खराब है उसको ज़्यादा टाइम देना चाहिए अगर ऐसा देखा जाए तो लेकिन फिर भी नहीं, किसी को ज़्यादा किसी को कम नहीं, प्रायोरिटी ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे प्रायोरिटी इंडियन गवर्नमेंट भी देता है, मैं आपको आगे बताता हूँ। कॉन्सेप्ट इज सेम कि इक्वलिटी फॉर ऑल, राइट टू इक्वलिटी, सबको एक एंगल से देखो, ठीक है, जब देखना है। जैसे प्राइम मिनिस्टर्स हर एक स्टेट को सेम एंगल से देखेगा कि गुजरात को ज़्यादा नज़र देगा, क्या लगता है अगर गुजरात को ज़्यादा नज़र दे रहा है तो गलत बात है। सभी स्टेट को सेम एंगल से देखना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो गुजरात से है तो फिर गुजरात को ज़्यादा डेवलपमेंट करेगा, ऐसा बात तो नहीं होना चाहिए। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज, राइट टू फ्रीडम, यस आपको फ्रीडम है सर, आपको फ्रीडम का राइट है, आप फ्री हो। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल, फ्री का मतलब ये नहीं कि कुछ भी करना, आगे इसके बारे में चर्चा होगा। फ्रीडम का मतलब कुछ भी नहीं होता। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल आपको रेमेडी भी देता है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, यस आप अपना खुद का कल्चर फॉलो कर सकते हो और आपको एजुकेशन लेने का पूरा अधिकार है। हाँ सर, अगर कोई बच्चा को उसका माँ बाप पढ़ाना नहीं चाहता है ना, तो वो बच्चा केस कर सकता है माँ बाप के अगेंस्ट में भी कि मेरे को पढ़ा नहीं रहा है। सर कितना तक
लेवल है सर, मैं आपको बताऊंगा आगे कि कितना देर तक उसको पढ़ाने का राइट है। मतलब कुछ भी हो जाए, आपको स्कूल जाने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं, आपका पेरेंट्स भी नहीं। नॉर्मली स्कूल जाने से कौन रोकता है? पेरेंट्स ही रोकता है। जहां पर हम लोग देखते हैं कि पेरेंट्स बच्चे को स्कूल नहीं भेजता है, काम में भेज देते हैं, तभी तो चाइल्ड लेबर बनता है। अरे तभी तो चाइल्ड लेबर बनता है। 10 साल का बच्चा किसी फैक्ट्री में जाके काम कर रहा है, किसी चाय के दुकान में काम कर रहा है, क्यों? क्योंकि उसका माँ बाप उसको भेज दिया कि जा काम कर, पैसा कमा के ला। अब आप बोलोगे सर गरीबी है। सर अगर माँ बाबा का कुछ प्रॉब्लम है, उसका कोई नहीं है, वो काम करता है, वो अलग बात, बट अगर उसका कोई है तो फिर वो काम क्यों करेगा? मतलब एक्चुअली वो तभी करते हैं कि जब उसका पेरेंट्स उसको समझाते हैं पढ़ के क्या करेगा, काम कर, पैसा आएगा तो खाना अच्छे से खाएंगे, लेकिन उसको पढ़ने से नहीं रोक सकता। आई एम कलाम देखे आप लोग? अरे आई एम कलाम देखे हो? एपीजे अब्दुल कलाम सर के ऊपर बना हुआ मूवी है सर। जिस लोगों ने नहीं देखा, मैं बोलता हूँ सर जरूर देखो, सीरियसली सर। आई एम कलाम बहुत गजब, नेशनल अवार्ड विनिंग मूवी है, बेसिकली चिल्ड्रन मूवी है, बट सबको देखना चाहिए, इट्स अ वेरी इंस्पिरेशनल। और ऐसे अब्दुल कलाम का लाइफ ही बहुत इंस्पिरेशनल है, बहुत इंस्पिरेशनल है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस, आपको कोई एक्सप्लॉयट करे आप उससे जीत सकते हो। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यस, आप अपने हिसाब से जो रिलीजन पसंद करते हो प्रैक्टिस कर सकते हो, उसमें आपको कोई रोक टोक नहीं है। फंडामेंटल राइट्स, ये हो गया फंडामेंटल राइट्स। ओके, अब आगे थोड़ा बात डिटेल्स में बताते हैं आपको। द कॉन्स्टिट्यूशन सीक्स टू सिक्योर ऑफ द पीपल लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, equality, status of the opportunity, fraternity, assuring the dignity of the individual. Within this object, the fundamental rights are envisaged in part 3 of the constitution. याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में ये सब चीज बोला हुआ है। पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी 6 कैटेगरी ऑफ फंडामेंटल राइट्स, 6 कैटेगरी ऑफ फंडामेंटल राइट्स आपको देता है। दीज आर राइट टू इक्वालिटी, सेक्शन 14 से लेके 18 में बोला हुआ है, जो मैं आपको अभी समरी बताया, ठीक है, फ्लो चार्ट से। आर्टिकल 14 से 18 याद रखना है सर। आर्टिकल 14 टू 18 राइट टू इक्वालिटी के बारे में कहा गया है। सर राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से लेके 22 में बोला गया है। सर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 से लेके 24 में बोला गया है। सर आगे आगे और चर्चा करेंगे। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से लेके 28 में बोला गया है। कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल 29 एंड 30 में बोला गया है। एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 में बोला गया है। क्या रहा है ना, क्या रे, तब से बहुत कुछ बोल रहा हूँ, क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट? बताइएगा सर। Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Previously, the right to property under Article 31 was also guaranteed the fundamental right, which has been removed by 44th Constitutional Amendment Act 1978. ध्यान से देखिएगा सर, राइट टू प्रॉपर्टी, ये वाला बात ध्यान से रखिए। राइट टू प्रॉपर्टी पहले था अंडर आर्टिकल 31 में, बट विथड्रॉल कर लिया गया सर, हटा दिया। क्यों सर? आपके प्रॉपर्टी पे आपका हक नहीं है? नहीं सर। मेरे प्रॉपर्टी पे मेरा हक नहीं है? नहीं सर। मैं जिस प्रॉपर्टी में हूँ वो मेरा नहीं है, आप जिस प्रॉपर्टी में हो वो आपका नहीं है सर। मतलब कभी भी उठाया जा सकता है, हाँ सर, अगर लॉजिकल लगे तो, देश के लिए हो तो उठाया जा सकता है। ऐसा होता है कि नहीं होता? जब किसी जगह से रेल बनता है, किसी जगह से ट्रेन गुजरते हैं, किसी जगह से शिप का कुछ रूट बनते हैं, तो वहाँ के लोगों को रिहेबिलिटेट किया जाता है, ये सर नो किया जाता है कि नहीं जाता फॉर द नेशन? आपने कोलकाता में हुआ है रिसेंटली, कोलकाता में रिसेंटली हुआ है सर, হয় तब कॉम्पेंसेशन यस, कंपेंसेशन दिया जाता है। बट अगर आप बोलोगे कि नहीं मैं जाना नहीं चाहता, ठीक है, जैसे अपने कोलकाता में सियालदा मेट्रो स्टेशन के आसपास में बहुत ज़्यादा लोगों को मतलब वहाँ से हटाया गया सर, मेट्रो रेल बना है सियालदा मेट्रो, आपको दिखाना चाहूँगा। ये बना है ईस्ट वेस्ट मेट्रो, एक लाइन बना है जिसमें गंगा के नीचे से, आपको पता है सर, गंगा के नीचे से लाइन बना है सर। हावड़ा ब्रिज है ना सर, हावड़ा ब्रिज के नीचे से मेट्रो रेल चलेगा। हावड़ा तला दिया, यस सर, हावड़ा तला दिया बहुत जल्दी ओपन होगा मोस्ट प्रोबेबली, मुझे जितना पता है, ठीक है। एक मेट्रो लाइन बना है जो सियालदा वगैरह कनेक्ट करके एकदम न्यू टाउन तक जा रहा है, ईस्ट वेस्ट मेट्रो कोलकाता का। तो ये मेट्रो लाइन बनने के टाइम पे স্যার সেন্ট্রাল কানেকশন হচ্ছে বলছে যে, हाँ সেন্ট্রাল অবধি হচ্ছে, মানে যেটা হাওড়া দিয়ে সেন্ট্রাল কানেকশন।
सेंट्रल मेट्रो से साथ कनेक्ट करके फिर वहां से बाकी पोर्शन सियालदा के साथ कनेक्ट करके निकालेगा। ওটা তো পরে বেরোবে তাও। चल रहा है, काम चल रहा है, ठीक है। बहुबाजार के सामने बहुत बड़ा मुश्किल हुआ है, बहुत सारा बिल्डिंग का प्रॉब्लम भी हुआ। तो आई होप यू अंडरस्टैंड सर, ये आर्टिकल 31 आपको राइट टू प्रॉपर्टी देता था, बट वो राइट आपसे फंडामेंटल राइट के अंदर था, प्रॉपर्टी का राइट, बट वो हटाया गया। जिसको हम अपना अपना बोलते हैं ना, वो उतना अपना नहीं है जितना अपना हम सोचते हैं। नाउ ये कब किया सर? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में हुआ है। नाउ राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, इट इज नाउ ओनली अ लीगल राइट। यस, अब लीगल राइट है आपका, फंडामेंटल राइट नहीं है। बाकी चीजें फंडामेंटल अभी भी है, बट प्रॉपर्टी का राइट अभी आपका। हाँ बोलो सर। सर लीगल राइट और फंडामेंटल राइट में बेसिक डिफरेंस क्या है? सर बेसिक डिफरेंस है कि मतलब जो फंडामेंटल राइट है आपका, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। जो आपका लीगल राइट है वो जरूरत पड़ने से लीगली छीना जा सकता है। समझ में आया सर? बेसिक डिफरेंस, जो आपको फंडामेंटल राइट्स है वो छीनना मुश्किल है। जैसे आपको राइट टू इनइक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी, आपको इक्वल नजर से देखना होगा, ये राइट है आपका। किसी कारण से, किसी रेस, कास्ट, रिलीजियन के कारण किसी को छोटा करना, बड़ा करना नहीं। जैसे आपको पता है अभी भी हमारे देश में कुछ बहुत सारे स्टेट्स में ऐसे हैं। जैसे मेरा एक दोस्त है, उड़ीसा से था, तो उससे मेरा बात हो रहा था, तो उसके गांव में उड़ीसा में ढेंकानाल डिस्ट्रिक्ट में उसका घर है। तो उसके साथ मेरा बात चल रहा था कॉलेज लेवल में कि उसके गांव में अभी भी ऐसा है कि सेम तालाब पे सेम एक पॉन्ड है सर, उसी पॉन्ड से जब नीचा जात मतलब कास्ट में छोटा जो है, ठीक है, वो मतलब जो लोअर कास्ट है वो पानी तभी लेगा जब अपर कास्ट वहां नहीं रहेगा। ये क्या बात हुआ? अपर कास्ट लोअर कास्ट कहाँ से आ रहा है? सब तो इंसान है। हाँ, ये एक्चुअली पुराने जमाने में ब्राह्मण लोग करप्टेड हुआ था, पता है आपको, ठीक है। इसके पीछे बहुत सारा कहानी है। करप्टेड ब्राह्मण लोग ऐसे किया था। ये लोग ब्राह्मण मतलब लोगों को ना डराता था, मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। श्राप का डर से लोगों को ना डरा के धमका के राजाओं से पैसा ज्यादा छीलता था और समाज को अपने तरह चलाता था, समाज को अपनी तरह चलाता था। यही लोग तो प्रॉब्लम किया है। ये जो आज के देश डेट में ये जो रिलीजियस कॉन्सेप्ट में जो पूरा गड़बड़ हो चुका है ना, किसी को कोई मतलब नहीं समझाया, हम लोग सब चीज भूल गए। जैसे दुर्गा पूजा आने वाला है, कितना सारा मंत्र उच्चारण होगा, बट आप लोगों को उससे कोई लेना देना नहीं है ना सर? क्योंकि आप लोगों को समझ में ही नहीं आता कि क्या बोलता है ब्राह्मण। अरे भाई, ब्राह्मण जो बताते हैं वहां पर मंत्र वगैरह, वो हमारे डे टू डे लाइफ के साथ कनेक्टेड है, तभी हम लोग पूजा करते हैं। बट पूजा का मतलब वो लोग हरा दिया सर। वी लॉस्ट आवर द मीनिंग ऑफ मतलब वर्शिप, कि क्यों पूजा करते हैं, सिर्फ रटाया गया। पढ़ो, पढ़ने से आपका शुद्ध, ये शुद्धि हो जाएगा, वो शुद्धि हो जाएगा। ये लोग बहुत मुश्किल किया। इनको इक्वालिटी को खत्म करने में ना इनका बहुत बड़ा रोल है। करप्टेड ब्राह्मण लोग, ठीक है, जो समाज में ब्राह्मणिज्म का टाइटल ले लिया था आज के डेट में, जैसे बैनर्जी, चैटर्जी, प्लीज डोंट माइंड, चक्रवर्ती, भादुड़ी, ठीक है, दे आर सब ब्राह्मण। मैं खुद भादुड़ी टाइटल से हूँ। ऐसे मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, बट मेरा टाइटल भादुड़ी क्यों आई डोंट नो। मतलब मेरा कोई भी कास्ट में मुझे ब्राह्मण नहीं दिखता, जो भी हो। बट आप समझ रहे हो, बट वट एवर, कि ब्राह्मण का टाइटल लेके समाज को लूटना। ब्राह्मण का मतलब होता है जिसको ब्रह्म ज्ञान मिला है। ब्रह्म ज्ञान समझते हो? जिसको दुनिया का ज्ञान हो, जो समाज को शिक्षा दे सकता है। ब्राह्मण का मतलब ही है, क्रिएटर है। क्रिएटर मतलब कौन? टीचर्स, जो टीच करता है, शिक्षा देते हैं, वो होता है क्रिएटर। कॉन्सेप्ट ही नहीं समझता है कोई, बस ब्राह्मण है। ऐसे थोड़ी होता है, टाइटल से क्या लेना देना। समाज का आधार था कर्म। कर्म समझते हो? आप जो काम करते हो उसके हिसाब से आपका बदलता है। आज जो नीचा कास्ट है, काल वही काम करके बड़ा हो जाए, जैसे आज भी हो रहा है ना सर, एक्चुअली करेंटली हो रहा है। बहुत सारा लोअर कास्ट के लोग IAS IPS बन रहा है। क्यों बन रहा है? एक्चुअली ये लोग अभी लोअर कास्ट नहीं है। हम लोग खबर करके बोलते हैं, देखो भाई, डोम का लड़का IPS बना। डोम मतलब जो सर शमशान घाट में काम करते हैं, ठीक है। कोई मोची है, लाइक जो कॉबलर का बेटा IRS बन रहा है। हम लोग क्या प्राउड करते हैं। एक्चुअली वो कॉबलर था, नाउ ही इज नॉट कॉबलर, वो अभी क्षत्रिय बन गया है सर, एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं। हमारा जात का जो सिस्टम था ना, वही था कर्म, कर्मिक वे में, कि आज आप डोम के घर में जन्म ले सकते हो। सर आपका बर्थ कहाँ होगा, इससे किसी कोई नहीं पता। आप कहाँ जन्म लोगे आपको थोड़ी ना पता है। लेकिन आपका जन्म कभी भी आपका लाइफ को वो ये नहीं करेगा कि आप डोम बने हो तो डोम ही बन के रहोगे। आप मोची के घर में जन्म लिए तो आप मोची भी रहोगे। आज बन रहा है ना सर, मोची से कोई IRS बन रहा है, कोई IPS बन रहा है, कोई मिनिस्टर्स बन रहा है। तो
कर्मिक वे में इसको चेंज किया जाता है, यही सिस्टम पे बना हुआ था, लेकिन ये करप्टेड ब्राह्मण लोग खत्म कर दिया, पूरा सिस्टम को गड़बड़ कर दिया। सर गुस्सा हो गए आप लोग? क्या मैं गलत बोला? नहीं सर, नहीं हाँ? सर। दिस इज द ट्रूथ सर। जो आज का समाज सिस्टम जो गड़बड़ हुआ है ना, इसी के कारण हुआ। ये आयुष्मान खुराना का एक मूवी याद आ रहा है, आर्टिकल 15 ना, क्या मूवी का नाम है? आर्टिकल 15 मोस्ट प्रोबेबली देखा आप लोगों ने? यस सर। हाँ सर। हाँ देखना सर, उसमें ये कास्ट क्रिटिसिज्म को लेके ही बेसिकली मूवीज में दिखाया गया। ओके तो देखो, अपार्ट फ्रॉम दिस आर्टिकल 12 13 with definition of state law respectively, article 33 to 35 deal with general provision relating to fundamental rights. No fundamental right in India is absolute. Again another point. इंडिया में कोई भी फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब एक बार आपको फ्रीडम दिया जाता है, फिर जरूरत पड़ने से आपका फ्रीडम ले भी लिया जा सकता है। बट सर reasonable restriction can be imposed in the interest of the state by valid legislation. In such a case the court normally would respect the legislative policy behind the same. ये केस हुआ था 2004 में, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। क्या बना था सर? आपको मैंने अभी बताया कि नो फंडामेंटल राइट्स छीना नहीं जा सकता, बट देखो अमेंडमेंट लाया कि जरूरत पड़ने से फंडामेंटल राइट भी छीना जा सकता है इंडिया में। क्यों? बिकॉज फंडामेंटल राइट का अगर कोई गलत उपाय यूज करता है तो फंडामेंटल राइट्स का गलत यूज होता है सर, फंडामेंटल राइट्स का गलत यूज होता है, जो नेशन बिल्डिंग में प्रॉब्लम करता है, एंटी नेशनल कॉन्सेप्ट क्रिएट करता है, देश के अगेंस्ट में एनिमी को भड़काते हैं। ऐसे केसेस में जब गवर्नमेंट को लगता है कि भाई ये फंडामेंटल राइट छीन लेना चाहिए या फिर रोक लगाना चाहिए, तो वो रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं। लॉजिकल वे में करते हैं सर, मैंने जितना देखा। हाँ कई बार इसमें कंट्रोवर्सी हो सकता है, सर फंडामेंटल राइट है तो फिर कैसे छीन सकता है? फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द पर्सन्स टू whom the rights are available, the fundamental rights may be classified as follows. जैसे आर्टिकल 15, 16, 19 एंड 30 guaranteed only to citizens. आर्टिकल 14, 20, 21, 22 ये सब अलग अलग आर्टिकल आप डिटेल्स में पढ़ सकते हो सर, आपको और नॉलेज मिलेगा। अभी मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, अगर आप चाहो तो और डिटेल्स में। कॉन्स्टिट्यूशन इतना छोटा थोड़ी है कि 10-15 पेज में कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ी ना है, बहुत बड़ा है सर। आर्टिकल 14, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28 आर अवेलेबल टू एनी पर्सन ऑन द सॉइल ऑफ इंडिया, सिटीजन और फॉरेनर। ध्यान से सुनना, कुछ आर्टिकल फॉरेनर पे लागू नहीं होता, कुछ आर्टिकल जो भी इंडिया में है चाहे वो फॉरेनर भी हो तो उस पर भी लागू हो जाता है। The right of guaranteed by articles, the right guaranteed by articles 15, 17, 18, 20, 24 are absolute limitation upon the legislative power. याद रखिएगा ये सब थोड़ा बहुत डिटेल्स है। बोलो सर। लाइक आईपीसी में जो है ना, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ आईपीसी की, जो इंसान कोई भी एयरक्राफ्ट या फिर कोई भी जगह पे जो इंडिया के अंडर रजिस्टर्ड है, एयरक्राफ्ट हो वो कोई भी शिप हो जो इंडिया में रजिस्टर्ड है, उसमें फॉरेनर भी हो, कोई भी हो Yes, रजिस्टर्ड जगह पे, उन पे लागू होता है। कॉन्स्टिट्यूशन भी क्या वैसा है कि वो लोग इंडियन शिप में या फिर एयरक्राफ्ट में हो तो उन पे भी लागू होगा? यस यस एकदम एकदम लागू होगा, एग्जैक्टली सर, एकदम लागू होगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोग ये सब आर्टिकल थोड़ा डिटेल्स में गूगल करो और ये सब आर्टिकल के बारे में देखो कि कौन सा आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है, आपको और समझ में आएगा। ठीक है, अब उतना डिटेल्स में मैं अभी नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, अब ज़रूरत पड़ने से बाद में मैं जाऊँगा। ठीक है, अच्छा स्टेट कौन है सर? जैसे स्टेट वेस्ट बंगाल स्टेट, ठीक है, with a few exception all the fundamental rights are available against the states. Under article 12 unless the context otherwise requires, the state include the government and parliament of India, the government and the legislature of each of the states, all local and other authorities within the territory of India under the control of government of India. State under the control of government of India. कोई भी स्टेट ना ज़्यादा दिमाग नहीं लगा सकता, कुछ स्टेट करता है ना, अपना अपना दिमाग लगाते हैं, सब कंट्रोल में है सर। आप लोगों को पता है सर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे देश में कुछ जगह में प्रॉब्लम किया था, जैसे कि अलग अलग अभी भी है, जैसे किसी को लगता है हम इंडिया से बाहर निकल जाएंगे, जैसे यहाँ खालिस्तानी मूवमेंट चला था सर, पाकिस्तान के मदद से कुछ पाकिस्तानी पंजाबीज, ओके, पंजाब रीजन बेसिकली खालिस्तानी मूवमेंट चलाया था इंदिरा गांधी के टाइम पे, अभी भी कभी कभी चलाते हैं।
ठीक है। ऐसे कोई कोई बोलता है, आई डोंट नो, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, जो ये भी फार्म बिल को लेके जो चल रहा है ना गुड़गांव बॉर्डर में, वहाँ पर भी खालिस्तानी लोग है सर। तो हरियाणा बॉर्डर में जो चल रहा है, ऐसे बोलता है, मुझे नहीं पता, कोई कोई कहता है। मुझे तो लगता है सब वही फार्मर्स है जो फार्म बिल लाना नहीं चाहता, बट इसके पीछे वही खालिस्तानी मूवमेंट का भी बहुत सारा कनेक्शन है सर, जो बेसिकली इंडिया से पंजाब पार्ट को अलग करना चाहता है। और नॉट जस्ट पंजाब, पंजाब, गुजरात, कश्मीर लेके, मतलब ये सब पाकिस्तान का समझ रहे हो ना सर आप लोग। पाकिस्तान का सब अलग ही एक लेवल ऑफ थॉट है सर, ठीक है। मतलब कुछ लोग, इनका बहुत सारे लोग कनाडा वगैरह में रहता है, कनाडा से पैसा फंडिंग भी करता है, पाकिस्तानी भी है उसमें। पंजाब सर पंजाब है, पाकिस्तान, कुछ लोग पंजाब पाकिस्तान में है, कुछ लोग इंडियन पंजाब में है। उनमें से कुछ लोगों को दिमाग खराब है, वो फिर से इंडिया को तोड़ना चाहता है। शत्रु का अभाव नहीं है। अब क्या फायदा है, मतलब उनके पास खाना नहीं है, खाने को शादी वादी होने से पहले पुलिस स्टेशन में उनको रिपोर्ट देना पड़ता है कि ये प्रिपरेशन होगा, वो खाने की तैयारी करे ना घर पे, खाना फर्क नहीं नहीं है, पड़ता उनको फर्क नहीं पड़ता। ये सब करना होता है उनको। उनको फर्क नहीं पड़ता, उनको बस एक ही काम है, पाकिस्तान का जन्म ही हुआ था भारत के पीछे पिन करने के लिए। मतलब हर मोमेंट में वहाँ का बच्चे लोगों को ऐसे ही सीख मिलता है कि आज अगर तुम गरीब हो तो वो ये नहीं बोलेगा कि प्राइम मिनिस्टर उनको खाना नहीं दे पा रहे हैं, वो नहीं बोलेगा। अगर तुम गरीब हो क्योंकि तुम्हारा खाना भारत ने छीन लिया, इसीलिए कैसे भी करके वो इंडिया के अंदर करप्शन क्रिएट करेगा। तो यहाँ का भी पंजाबी एक्चुअली जो ये वाला पार्ट में रहते हैं ना, भले ही वो इस्लाम फॉलो करते हैं, बट दे ऑल आर पंजाबी, इवन दे ऑल्सो स्पीक इन पंजाबी। ये लाहौर, मुल्तान, फैजलाबाद, इस्लामाबाद, ये सब रीजन पंजाब रीजन है सर। सब पंजाब में बात करते हैं, पंजाबीज में बात करते हैं। हमारा पंजाबी जैसे है ना, एग्जैक्टली वैसा ही, थोड़ा एक्सेंट कहीं वगैरह थोड़ा अलग होगा, बट लाहौर के पंजाब और अपने अमृतसर पंजाब में कोई फर्क नहीं है। जस्ट 45 किलोमीटर का रेंज है लाहौर से अमृतसर, आपको सेम टू सेम लगेगा। इवन सिखिज्म का जो सबसे बड़ा जो क्या बोलते हैं उसको, मतलब जहाँ पर गुरु नानक जी का मोस्ट प्रॉब्ली देहांत हुआ था, वो जगह आज भी पाकिस्तान में ही है। उसका गेट खोला गया था इमरान खान द्वारा कुछ साल पहले। तो ये सब अलग बहुत बातें हैं। तो एक्चुअली दिस इज पंजाब रीजन। तो ये इसके अंदर भी एक प्रॉब्लम है, इसके अंदर भी एक प्रॉब्लम है। ऐसे प्रॉब्लम देश के अंदर बहुत है, इतना बड़ा कंट्री, और अलग अलग थॉट्स मुश्किल कर देते हैं। इसीलिए स्टेट में सेंट्रल का पावर है, कभी भी कुछ भी करेगा सेंट्रल पावर लगा सकता है। जैसे कश्मीर का इशू देखो ना, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और इधर का पीओके, ठीक है, पीओके भी कुछ दिन बाद आ जाएगा हमारा, चिंता ना करो, आ जाएगा। अगर ऐसा वैसा पॉलिटिकल लीडर रहेगा तो होगा। जैसे नेहरू जी क्या किया था, सब डर के मारे छोड़ दिया था। डर के छोड़ना नहीं है, डट के रहना है। समझौता करोगे तो कभी ये कान जाएगा, कभी ये कान जाएगा, कभी अरुणाचल चला जाएगा। डरने से मुश्किल है, एक कंट्री को बनाना इतना आसान नहीं होता। डट के सामना करना बहुत जरूरी है। फिर कल बोलेगा हिमाचल हमारा, फिर परसों बोलेगा उत्तराखंड हमारा, फिर बोलेगा बंगाल हमारा, फिर बोलेगा कलकत्ता हमारा। सब ले लो भाई, सब ले लो, हम लोग चलते हैं आसमान में। क्या बोलते हो आप लोग? हाँ, आप लोग को पता नेहरू है? जी ने तो बहुत सारी गलतियां की है, हाँ? एक दो तो नहीं, नेहरू जी ने बहुत सारी गलतियां की है, एक दो नहीं है, बड़े बड़े बुक्स लिखे गए उनकी गलतियों पे। यस, बहुत गलती किया है सर। मतलब इतना ज्यादा एडजस्टमेंट नहीं करना चाहिए, बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट। आज का जो भारत का प्रॉब्लम है ना, वही प्रॉब्लम वहां पर बनाया गया था, बहुत सारा गलतियां। कल कल पढ़ रही थी कि नेहरू जी ने जो यूएन का जो परमानेंट पोजीशन है वो जो वीटा पावर्स, नेहरू जी यस, ने वो चाइना को दिया था, वो हमें मिला था, इंडिया को मिला हाँ, था। अभी भी हमें वेटो पावर नहीं, इसीलिए आज तक नहीं मिल रहा है। और इंडिया को वेटो पावर जब तक नहीं मिलता, चाइना नहीं चाहता कि हमें वेटो पावर मिले। सोचो। अब क्या बोलूं, छोड़ो। अब बोलते बोलते दिमाग आप लोग भी पागल हो जाओगे। ऐसे चलेगा ये क्लास में, जनरल लॉ में ये सब बात चलेगा, डोंट वरी। तो I hope you understand, if the entire share capital of the corporation is held by the government, it would go a long way towards indicating that a corporation is an instrumentally or agency of the government. जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम बता सकते हो जिसका शेयर कैपिटल के पूरा का पूरा सरकार का हक है? एक ऐसा कंपनी का नाम, बहुत फेमस कंपनी है, रिसेंटली स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होने का बात चल रहा है, तो उसको लेके भी कंट्रोवर्सी चल रहा है। LIC। थैंक यू सर, LICI, ठीक है। Where the financial assistance of the state is so much as to meet the almost the entire expenditure of the corporation, it would afford some indication of corporation being implicated with the government character. उसमें भी यही बात, ठीक है। Whether corporation enjoys a monopoly status which is enforced and protected by the state, existence of deep and pervasive state control may afford an indication
कॉर्पोरेशन इज अ स्टेट एजेंसी और एन इंस्ट्रूमेंटलिटी, मतलब थ्रू इंस्ट्रूमेंट लॉ के थ्रू से कोई एजेंसी की तरह काम कर रहा है। तो ये सब आ जाता है आपका स्टेट के अंदर। जस्टिफाइबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जस्टिफाइबिलिटी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 13 में इसके बारे में बोला है। आर्टिकल 13 gives teeth to the fundamental rights. It lays down that rules of interpretation in regard to laws inconsistent with or derogation of the fundamental rights. ठीक है, existing laws क्या है 13 subsection 1 का, relates to the law already existing in force, that is laws which were in force before the commencement of the constitutions. A declaration by the court of their invalidity, however, will be necessary before they can disregard it and declares that pre-constitution laws are void to the extent to which they are inconsistent with the fundamental rights. मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से पहले कुछ लॉ अगर था आर्टिकल 13 में, जो एग्जिस्टिंग लॉ था, वो आज भी है, अगर वो फंडामेंटल राइट के साथ इनकंसिस्टेंट है तो उसको हटा दिया जाएगा। और फ्यूचर लॉज के बारे में भी कुछ बोला गया है। आर्टिकल 13 सबसेक्शन 2 relates to future laws, that is laws made after the commencement of the constitutions. Constitutions बनाने के बाद 26 जनवरी 1949 के बाद, after the constitution comes into force, the state shall not make any law. उसके बाद स्टेट कोई लॉ नहीं बना सकता। एक्चुअली क्या बात है सर, मैं आपको बार बार हिस्ट्री में क्यों लेके जा रहा हूँ, हमारे देश में इतना सारा स्टेट पावर था, ब्रिटिश के हाथ में भी सब पावर नहीं था। ब्रिटिश भी कुछ कुछ जगह के साथ समझौता बना के रखा था, जैसे कि जो प्रिंसली स्टेट था, जैसे कि हैदराबाद। हैदराबाद किसका था सर, बोलो सर, हैदराबाद किसका था ब्रिटिश के पहले, ब्रिटिश जाने के पहले, मतलब 47 से पहले? अरे किसका था बोलो? अरे निजाम, निजाम, निजाम ऑफ हैदराबाद, नाम तो सुने होंगे सर। हाँ सर। हाँ, ये निजाम का था। हैदराबाद भारत के साथ नहीं आना चाहता था। ये हैदराबाद दिख रहे हैं ना, ये नहीं आना चाहता था। हैदराबाद का मानना था हम अपने रहेंगे। पाकिस्तान बोला था हमारे साथ, तो पाकिस्तान के साथ भी नहीं जाना चाहता था। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल, बहुत मुश्किल से, इसी को ऐसे ही आयरन मैन नहीं बोलते इनको, बिकॉज सुभाष बोस तो नहीं थे ना। सुभाष बोस होते तो बांग्लादेश पाकिस्तान ही नहीं होता, तो ये सब तो दूर की बात है। तो उसके बाद वल्लभ भाई पटेल ने थोड़ा नहीं बहुत कोशिश करके आज का जो भारत हम लोग देखते हैं ना, उसमें बहुत काम किया सर, जिसमें निजाम का हैदराबाद, ठीक है, कश्मीर इशूज भी, कश्मीर इशू भी सुलझ जाता सर। कश्मीर का जो ये जो टुकड़ा हो गया ना सर, ये भी ठीक हो जाता। नेहरू जी ने बोला कि मैं कश्मीर देख लेता हूँ, क्योंकि वो नेहरू जी कश्मीरी ब्राह्मण थे, जानते हो आप लोग। नेहरू जी इज फ्रॉम कश्मीर, एक्चुअली कश्मीर के। yes. तो नेहरू जी बोला कि कश्मीर मेरे को छोड़ दो, क्योंकि मैं वहाँ का लोकल हूँ, ठीक है, मेरा एंसेस्टर वहाँ का है, तो मैं कश्मीर देख लेता हूँ, तुम बाकी पार्ट देख लो। सरदार पटेल बाकी पार्ट देख लिया, हैदराबाद देख लिया, ठीक है, गुजरात के यहाँ पर जूनागढ़ बोल के एक जगह है, जानते हो सर, ये भी किंग प्रिंसली स्टेट था। साउथ में मैसूर, आप लोग कभी मैसूर पैलेस घूमने गए होंगे शायद, ठीक है, साउथ में मैसूर था। ऐसे मैसूर ज्यादा तंग नहीं किया, उसको भारत के साथ इंटरेस्ट था, ठीक है। प्रॉब्लम करता था जूनागढ़, प्रॉब्लम में था इधर का निजाम, ठीक है, और छोटा छोटा बहुत सारा टुकड़ा था जो भारत के साथ आना नहीं चाहता था। तो वहाँ का अपना लॉ था, वहाँ का लॉ अपना था। अब भारत कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद कोई स्टेट अपना लॉ नहीं बना सकता। समझ में आ रहा है सर, फ्यूचर लॉ। अरे आ रहा है ना सर? The word law, according to the definition given in Article 13 itself, includes any ordinance, order, bylaw, rule, regulation, notification, custom or usage having the territory of India the force of law. जो भी भारत का है उस सभी में भारत का लॉ लागू होगा। फ्यूचर लॉज जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में बनेगा वो सभी चीजें उस पर इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट दिन हम लोग सर राइट टू इक्वलिटीज पे बात करेंगे, ठीक है। बहुत सारा ऐसे राइट टू इक्वलिटी आप लोगों को मैं ऑलरेडी बता दिया। इक्वलिटी बिफोर लॉ, सब लॉ के सामने सब समान, जैसे भगवान के सामने सब समान, अल्लाह के सामने सब समान, ठीक है, बोलते हैं ना सर, ऊपर वाले के सामने सब समान, ठीक है। एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, टाइटल जो जमींदारी टाइम का था ना सर, राय चौधरी, हाँ सर ऐसे सुने हो ना, क्या रे, जमींदारी टाइटल मिलता था, ब्रिटिश लोग देता था, हाँ सर, टाइटल, उपाधि बोलते थे, ठीक है, जमींदारी टाइटल, ये नहीं चलेगा, टाइटल हटाओ, किसी भी तरह का स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगा। ये राजस्थान में बहुत, हाँ बोलो। अभी भी तो बहुत लोग यूज करते हैं ना वो टाइटल्स एज Yes, देयर करता है सर, बट कॉन्स्टिट्यूशन वाइज उसका कोई पावर नहीं है। अब लोग करते हैं वो अलग बात, मतलब टाइटल देखो एज ए नाम यूज करना अलग बात, बट मतलब जो कॉन्सेप्ट में आप
यूज करते थे ना कि भाई मैं जमींदार हूँ, तुम लोग मेरे अंडर में काम करते हो, वो वाला बात अभी और नहीं, ठीक है, वो जमाना नहीं है, ठीक है। राजस्थान में बहुत छोटा छोटा राजा था, उनका भी इस तरह का पावर था, वो लोग भी नहीं कर पाते। ये मैं उदयपुर दादा घूमने गया था। हाँ बोलो। পাকিস্তানেও হায়দ্রাবাদ আছে? यस, ऑब्वियसली। अरे बाबा, तुम लोग नहीं समझते। ये देखो, ये हैदराबाद रीजन देख रहे हो, ये पाकिस्तान का हैदराबाद है, ठीक है, जो बेसिकली इसका सिंध प्रदेश, ये एक्चुअली हैदराबाद नाम उन लोग बाद में सब दे दिया, ये एक्चुअली सिंध प्रदेश है, कराची रीजन। सिंध मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो हमारा गुजरात और राजस्थान का बीच वाला एरिया है। सिंधरी बोलते हैं ना हम लोग, हमारे देश में बहुत लोग बाई कास्ट सिंधरी है, सिंधरी, ठीक है, तो वो सिंधरी कास्ट एक्चुअली ये वाला, दीज आर द रीजन्स। बहुत सारा लोग यहाँ से रिसेंटली, यहाँ पे बहुत सारा हिंदू फेथ के लोग बहुत सारे हैं सर। एक बहुत फेमस, आप लोग एक गाना सुने हो, ये दमादम मस्त कलंदर, सुने हो गाना? हाँ सर। वो दमादम मस्त कलंदर में ना वो एक लाइन बोलते हैं, हे झूलेलाल, ठीक है, झूलेलाल बोल के एक बहुत फेमस बेसिकली एक दे, मतलब क्या बोलते सर, मतलब गॉड की ऐसा है। तो वो झूलेलाल जी मतलब मुस्लिम का भी गॉड है और हिंदुओं का भी गॉड है। तो बेसिकली वो झूलेलाल बहुत पुराना इंडस वैली सिविलाइजेशन का भगवान है। तो बाद में जब इस्लाम इन्वेजन चालू हुआ तब वहाँ पर जो जैसे फेथ थे, कोई नाम दे दिया, कोई इस्लाम का सोचता है, कोई हिंदुओं का सोचते हैं। तो लेकिन यहाँ का जो मेन फेथ है वो तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के फेथ है। आप कहीं भी अरब से आके कुछ भी नियम लगाओगे थोड़ी ना लोग सुन लेगा। तो वो मस्त कलंदर जो है सर, वो उसका नाम मस्त कलंदर कर दिया, और झूलेलाल जी का पूजा दोनों करते हैं। तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का ये जो एरिया है ना, जो आज हैदराबाद है पाकिस्तान में, जो रोशनी मेरे को बताया, तो यहाँ का लोग, बहुत सारे लोग जिनको पाकिस्तानी लोग, क्योंकि वहाँ का फेथ एग्जैक्ट इस्लाम की तरह नहीं है, ठीक है, बिकॉज वो झूलेलाल की पूजा करते हैं तो पसंद नहीं करता, तो मुश्किल करता है पाकिस्तान, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा टेरर फैलाना चाहता है ना, तो मुश्किल करता है। वो ये लोग भारत में आश्रय है सर अभी, राजस्थान और गुजरात पे रेगिस्तान एरिया में रहने का जगह मिला है, बट इनका सिटीजनशिप क्वालिटी टेस्ट करने के बाद ही भारत इनको अपने देश में रहेगा, बिकॉज अभी बहुत मुश्किल चल रहा है ना, समझ रहे हो ना, देखने में खराब लगता है। मैं उनका लाइव देख रहा था, कोई 10 साल 15 साल से है, अभी भी जीने का सारा साधन नहीं मिला उनको, तो तभी उनको शरणार्थी की तरह रहने का जगह दिया गया है कि ठीक है, पाकिस्तान में आपको साथ खराब हो रहा है तो अभी रह सकते हो, ठीक है। जैसे बांग्लादेश के लोगों के साथ हुआ था, यहाँ पर इंडिया में जगह मिला था, किसी किसी को अंडमान में भेज दिया गया था। अब अंडमान जाओगे ना, आपको सारा का सारा बांग्लादेशी नजर आएगा। क्यों जानते हो? ये इंदिरा गांधी के टाइम पे जब 71 वार हुआ था, तो सारे के सारे बांग्लादेश से जो भी लोग बांग्लादेश से इधर आ गया था मार दंगा के कारण, तो उनको शरणार्थी के रूप में भारत के जगह जगह में पोस्ट किया गया। तो कुछ लोग बंगाल में ही रह गया, जो बंगाल के पॉपुलेशन को और बढ़ गया इसके कारण, और अंडमान निकोबार में भी बहुत सारा। कभी अंडमान घूमने जाओगे ना, आपको हर जगह में बंगाली नाम दिख जाएगा, और इसलिए अंडमान निकोबार का जो कोर्ट है वो हाई कोर्ट कोलकाता में माना जाता है। लेकिन इसका नज़दीक है वाइजैक, इसके नज़दीक में चेन्नई भी है, लेकिन इसका सारा का सारा कॉन्सेप्ट कोलकाता से कनेक्टेड है। सर जानते थे क्या ये सब चीज़ें? नहीं सर। ये सब वही कॉन्स्टिट्यूशन से ही जुड़ा हुआ है। अब तो कहानी में क्या बोलूँ सर, आपको बोलना चालू करूंगा, मैं बोला ना, एक क्लास क्या हजारों क्लास कम पड़ जाए। इक्वलिटी बिफोर कहानी में ट्विस्ट, कहानी में बहुत सारा ट्विस्ट है, एक ट्विस्ट थोड़ी है। हाँ, कितना ट्विस्ट निकल रहा है तू देख रहा है, दिमाग खराब कर देगा। ओके, मैं पागल हो जाऊंगा। चलो देखो ये इक्वलिटी का पॉइंट देखो, फिर आज छुट्टी कर देंगे, फिर शाम को भी क्लास है। Equality before law, abolition of titles, right to equality, okay, prohibition of discrimination on the grounds। अच्छा देखो ये वाला तो एकदम, prohibition of discrimination on the grounds of religion, race, caste, sex के बारे में बात करना चाहूँगा। जैसे मेल फीमेल और थर्ड जेंडर भी है, उनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन होता है ना सर, थर्ड जेंडर के साथ, क्या रे? हाँ सर, बहुत ज़्यादा। ये ठीक होना बहुत ज़रूरी है सर। आजकल फॉर्म में थर्ड जेंडर के लिए अलग एक बॉक्स आता है कि अगर आप थर्ड जेंडर हो तो प्राउड से बोलो मैं थर्ड जेंडर हूँ। मेरे हिसाब से होना चाहिए। कोई थर्ड जेंडर पैदा होता है तो उसमें उसका क्या गलती है? इसको समाज अपनाता क्यों नहीं? अपनाना चाहिए। इस मैटर को लेके ज़्यादा मतलब रॉन्गनेस नहीं होना चाहिए, मतलब जो रॉन्ग कॉन्सेप्ट है ना लोगों के मन में, ये बेसिकली इसको छुपाए गए, इसीलिए इसको मत छुपाओ, इसको नॉर्मल रखो, वो भी बाकी लोगों की तरह रहे। उसको अलग से हिजड़ा टाइप का नाम देके आप इसको गलत इस्तेमाल कर रहे हो। जैसे कोई प्राउड से बोलते कि मैं मेल हूँ, कोई प्राउड से बोलते कि मैं फीमेल हूँ,
वो भी प्राउड से बोलेगा कि यस मैं थर्ड जेंडर हूँ। भगवान ने मुझे ऐसा बनाया, इसमें मेरा क्या कसूर? ये चेंज होना चाहिए सर। आई होप कि अगला न्यू तब जाके सोचेंगे कि मॉडर्न हुआ है। ये बोलते हैं ना हम लोग मॉडर्न वर्ल्ड, मॉडर्न तब होगा जब ये सब सोच बदलेगा। क्या बोलते हो सर? गलत बोला क्या? नहीं सर। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, इसके बारे में सर बहुत कंट्रोवर्सी होगा। अरे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी है क्या? ना, तो वो तो गवर्नमेंट को पता है ना। गवर्नमेंट को सब पता है, प्रायोरिटी दे रहा है सर प्रायोरिटी सेक्टर्स को। अभी हट जाना चाहिए, अभी हट जाना चाहिए, बिकॉज ये तब ठीक था जब कुछ लोगों को खाने को नहीं मिलता था, कुछ लोगों को रहने का जगह नहीं मिलता था। इट्स ओके ड्यूरिंग 1970s 1960s के टाइम पे ठीक था। 2021 में इट्स नॉट वैलिड। ये लॉ भी हटा देना चाहिए मेरे हिसाब से। अब सर वो लोग और ज्यादा जान सकता है। हाँ सर मेरा एक फ्रेंड है जो ओबीसी में आती है, उसके हाँ, पापा डॉक्टर है पर उसको सारी सुविधाएं मिलते हैं, वो कोटा में आती है, उसको सब मिलता है, सस्ता भी पड़ता है सब कुछ उसके लिए, पर वो हमसे अमीर है। वही तो सर ना, मतलब आप इस तरह से, मतलब आप बाइक का मतलब वही पॉइंट हो जा रहा है ना। अगेन टाइटल पे जा रहे हैं हम लोग, मतलब ये टाइटल वो वाला टाइटल नहीं है। ये टाइटल के हिसाब से अगर मैं ओबीसी हूँ तो मैं ओबीसी, अरे भाई तुम डॉक्टर हो अच्छा कमाते हो तो भी ओबीसी टाइटल तुम्हारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। मतलब ओबीसी मतलब अदर बैकवर्ड कास्ट के अंदर तुम अभी नहीं आओगे, बिकॉज तुम्हारा स्टैंडर्ड बढ़ चुका है। इसके लिए फिर से पुराना हिंदू लॉ फॉलो करना होगा कि बिकॉज आपका कर्मिक सेक्शन आपको बड़ा कर दिया, तो आप बड़ा हो गए, आप कास्ट में उठ गए, जाति में उठ गए आप, अभी आपको बैकवर्ड कास्ट में नहीं रहेंगे। तो बेसिकली सुविधा देना चाहिए लोगों को, जो लोग पिछड़ा हुआ है, जिनका बेसिक फैसिलिटीज एम्यूनिटीज़ का प्रॉब्लम है, ठीक है, जो गांव में रहते हैं, बहुत ज़्यादा कोर एरिया में रहते हैं, उनको सुविधा नहीं मिलता, फिर भी अगर वो कुछ करके दिखा रहा है तो उनको ऑब्वियसली मोटिवेट करना चाहिए। बट गलत हो रहा है ना, मतलब ऐसे ऐसे लोगों को सुविधा मिल जाते हैं जिनके पास सब कुछ है, फिर भी सिर्फ ओबीसी सर्टिफिकेट के कारण, एससी एसटी सर्टिफिकेट के कारण। ये नहीं होना चाहिए। मैंने भी बहुत सारे ऐसे दोस्त है सर, सावताल है बट काफ़ी पैसा वाला है स्कूल में पैसा आता था उसका, उसका पापा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उसका माँ स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय। स्कूल में उसको स्कॉलरशिप मिलता था बिकॉज ऑफ सावताल लड़का था उसके लिए। लेकिन ये क्या बात हुआ? एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये भी आज भी है सर। ये आर्टिकल 15 में इसके ऊपर दिखाया। अछूत, हाँ सर, अछूत कौन होता है सर? अछूत, हाँ, सब भगवान का बना हुआ है। अच्छा एक बात मुझे बताओ, जो बंदा झाड़ू लगाते हैं, नाली साफ करते हैं, वो साफ सुथरा है कि भाई, और जो गंदा करते हैं वो साफ सुथरा है? हाँ, ये जो लोग कैनल को साफ कर रहे हैं, जो पेशा करते थे सही है ना, जो पेशा करते थे सही। लेकिन हम अछूत किसको मानते हैं? जो नाली के अंदर जाके ड्रेन को साफ करता है, जो कैनल के अंदर जाके कीचड़ को साफ करता है, उसको अछूत बना देते हैं। और हम रास्ते में खड़े होकर देखते हैं तो हम सोचते हैं हम जाति में ऊपर आ गए। सर मुझे तो लगता है कि उनको सारा का सारा क्रेडिट देना चाहिए, भले ही उसका काम गंदा साफ करना हो, बट वही तो साफ सुथरा है, वही तो जाति में ऊंचा है, बिकॉज वही तो मतलब साफ सुथरा क्लीनलीनेस तो उसके पास है। हम लोग तो गंदा है सर, गंदा करते हैं, सिर्फ गंदगी फैलाते हैं। हाँ, जब देखो जिधर से मन करे प्लास्टिक फेंक दिया, जिधर मन करे थूक दिया, जिधर मन करे लैट्रिन कर दिया, यूरिनल कर दिया, कुछ देखता नहीं है कुछ भी। हाँ, घर में पूजा करके किधर भी जाके फेंक के आ गए। अरे क्या है, पूजा करते और कहीं पर भी भगवान को फेंक देता है, कि पागल है क्या लोग? शिक्षा कहाँ गया है लोगों का? अब देखते रहना इधर उधर भगवान जी पड़ा हुआ है, अरे क्या मतलब है इसका? फिर कुछ दिन बाद उसी पर टट्टी भी कर देता है। ये किस तरह का भक्ति है? गलत हो रहा है सब, मतलब पूरा सिस्टम में गलती हो गया। पूजा का मतलब ही नहीं जानते क्या बोलूं सर? जो सही है उसको हम लोग गलत मानते हैं, और जो गलत है उसको सही मानते हैं। उल्टा चल रहा है पूरा। अब जो भी हो, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोल रहा है सर। ओके ना रहता है सर आज, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में कॉन्स्टिट्यूशन में और भी कुछ बातें हैं सर, काफ़ी चर्चा चलेगा। अभी तो जो स्पेशल एरिया है ना सर, ये देश कैसे चलता है, देश का वोटिंग सिस्टम, देश का आपका सीएम पीएम गवर्नर का सिस्टम, स्टेट का पावर, सेंट्रल का पावर, वो सब में बहुत बातें होंगे सर। आई होप आप लोगों को समझ में आया सर।
क्या रे, आया कि नहीं आया? है दादा। अच्छा सर, ठीक है। नोट्स जिनके पास नहीं है मुझे एक बार बताना, मैं शेयर कर लूँगा, ठीक है। बाकी सर दोनों के लिए एंट्रेंस में भी है, एग्जीक्यूटिव में भी यही चीज़ पढ़ना पड़ता है सर, ठीक है। ये जूरिस्प्रूडेंस सब्जेक्ट आता है, उसके अंदर एक टॉपिक होता है सर कॉन्स्टिट्यूशंस बोल के, ठीक है। चलो सर, अच्छा एक बात करता हूँ, आई थिंक नेक्स्ट वीक ये वाला क्लास नहीं हो पाएगा बिकॉज दुर्गा पूजा का छुट्टी रहेगा, तो फिर उसके बाद वाला वीक से फिर से होगा, ठीक है। ठीक है सर। ओके सर। ओके सर, ठीक है, चलो टाटा, शाम को मिलते हैं, क्लास होगा शाम का।